रहा हूँ, ये उसका कारण सुनिएगा। क्लियर कट है, हमें मेल रहना है, हमें फीमेल रहना है, लेकिन जिंदगी में हम इस प्रिंसिपल को नहीं अपनाते। लाइफ में हम अपने एटीट्यूड को ट्रांसजेंडर वाला एटीट्यूड रखते हैं, ना इधर का ना इधर का। कोई पूछे क्या हाल है, ठीक है। ठीक का मतलब क्या होता है बताओ? बहुत सही है या बहुत खराब है? बीच का वर्ड है ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अब अगला क्या अनुमान लगाए? ठीक का मतलब ना तो अच्छी चल रही है ना खराब चल रही है, बीच की चल रही है, यानी ट्रांसजेंडर वाली पढ़ाई चल रही है। और यही चीज़ हमें आगे जाके सफ़र करवाती है, परेशान करती है। पढ़ाई आपकी बाद में आती है, टीचिंग बाद में आती है, मेहनत बाद में आती है। सबसे पहले जो चीज़ मायने रखती है उसका नाम होता है एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आप खुद क्या सोचते हैं खुद के बारे में। अगर आप खुद को लेके पॉजिटिव हैं, आपका एटीट्यूड, तो दुनिया की कोई ताकत हमें वो काम करने से नहीं रोक सकती। और खुद को लेके पॉजिटिव नहीं है तो याद रखेगा परेशानी आएगी। तो पहला काम होता है खुद को लेके क्या रहना? पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव। मैं करने जा रहा हूँ, मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, अब मैं नॉर्थ साइड की तैयारी करके रहूँगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा। दिस इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो सबसे पहला काम होता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। आपको ये सीख याद रखनी है। इज़ इट क्लियर? चले, आपका आज डेमो क्लास में पहला दिन है। खैर बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा के चले गए, अपनी 20 से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी, तो वो तो कह रहे हैं हम तो सीधे रेगुलर क्लासेज में ही आएंगे सर। ठीक है, तो डेमो वेमो ले लिया हमने, ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेज हैं, वहाँ से डेमो ले लिया। तो बहुत सारे साथी डेमो लेने आएंगे, दिन जुड़ेंगे, और 21 या 22 तारीख तक आपका ये बैच फुल हो जाएगा पूरा, और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी फुल स्पीड के साथ में। इज़ इट क्लियर? चले, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो याद रखिएगा 3 लोगों का आशीर्वाद आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला आशीर्वाद होना चाहिए आपके माता पिता का, सबसे पहले नंबर पर। जो आपके बड़े हैं, माता पिता है, उनका आशीर्वाद आपके पास होना चाहिए। होप सो आप घर पे बात करके आए होंगे, या कल आपने बात की होगी कि कल मेरी डेमो क्लासेज है, मैं कोचिंग में जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई चालू करूँगा। नहीं किए तो आज कीजिएगा, घर पे बात कीजिएगा, अपने मम्मी पापा से बात कीजिएगा कि हाँ मैं कोचिंग में आ गया, डेमो ले ली, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए। मांग के उनसे आशीर्वाद लें। सेकंड नंबर पे आता है ऊपर वाला इष्ट भगवान, और तीसरे नंबर पे आपके टीचर्स। टीचर्स हम लोग होंगे, हमारा आशीर्वाद तो हमारे आपके साथ रहेगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऊपर वाले से आशीर्वाद जरूर मांग लेते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, तो थोड़ा सा रिचुअल है, अपन हाथ वाथ जोड़ लेते हैं। जो आपकी मन्नत हो ऊपर वाले से एक जरूर चीज़ मांगिएगा कि वो आपको इतना आशीर्वाद दे, इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि अगले 6 से 7 महीने आप ज़बरदस्त पढ़ सकें, उस पढ़े हुए को याद कर सकें, जो टीचर आपको बोले उसको फॉलो कर सकें, और अपने भविष्य को संवार सकें। इज इट क्लियर? चले बेटा, आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आ जाओ, एक बॉयज में से आ जाओ, आ जाओ। इनको दे दो। आप ये फूल चढ़ा दो बेटा यहाँ पर। वेरी गुड। अब आप एक काम करो,
इन सब बच्चों के तिलक कर दो जो करवाना चाहे। इसको ना जी तो टाइट है, ये लो। पहले तो मेरे ही कर दो, पानी ले आते हैं। उनके लगाओ पहले। अब सबके लगा दो। हाँ, लगो लो बेटा तिलक सभी। हाँ हाँ, बस बस, ठीक, विराजो। अब थोड़ी सी छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं अपन लोग सभी, ठीक है। उसके बाद आगे जो जिस चीज़ के लिए अब मेनली आए हैं, डेमो वेमो, ठीक है, कैसे पढ़ाई, क्या क्या सिलेबस, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद 1 बाय 1 अगले 3 दिन तक अलग अलग टीचर्स आएंगे और आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा के जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, ताकि आपको अनुमान हो सके कि यहाँ किस ढंग से पढ़ाई होती है, यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है। ठीक है बेटा जी, चलिए।
चलिए, होप सो कि ऊपर वाले ने हमें भरपूर आशीर्वाद दे दिया है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। ओके, Z2F मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ राम कुमार विश्नोई, और मैं यहाँ एक मेंटर भी हूँ, यहाँ एक टीचर भी हूँ। मैं आपको कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा। Z2F का पढ़ाने का क्या तरीका है, पिछले एक साल में जितनी भी हमने मेहनत की उसका जो रिज़ल्ट निकल के आया है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हम दे रहे हैं, वो क्यों दे पा रहे हैं, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, क्या हमारे यहाँ थ्योरी का पैटर्न है, क्या हमारे यहाँ MCQ का पैटर्न है, थोड़ी उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इज़ इट क्लियर? चले, कौन कौन से मेंटर्स हैं। होता क्या है कि कहाँ पर कूलर लगा है, कहाँ पंखा लगा है, कहाँ AC लगा है, ये मायने नहीं रखता। कहाँ पर बोर्ड छोटा है, कहाँ बोर्ड पतला है, ये मायने नहीं रखता। कहाँ की बेंचेज ऊंची है, कहाँ की नीचे है, ये मायने नहीं रखता। कोचिंग के लिए मायने रखती हैं फैकल्टी, मेंटर्स, क्योंकि हमें पढ़ना किससे है? टीचर से पढ़ना है। टीचर्स वो होने चाहिए जो उनके पास में कंटेंट है, जो उनके पास में जानकारी है, वो आपके दिमाग में सेट कर सके, सीधी जानकारी आपके दिमाग में सेट कर सके। हमें वो मेंटर्स चाहिए होते हैं, और Z2F के मेंटर्स उस काबिल हैं। एक्सपीरियंस मेंटर्स चाहिए होते हैं जिनको पढ़ाते हुए कई साल हो गए हो, ताकि उनको अनुभव आ गया हो कि बच्चों को किस तरह टैकल किया जाता है। कोई टॉपिक एक तरीके से समझ में नहीं आई तो कैसे दूसरे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो Z2F के सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं हम। देखिएगा डियर, जो हमारे मेंटर्स हैं उनमें सबसे पहले बात करूं तो नर्सिंग का जो बेस होता है, उस सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नहीं आती, आएगी ही आएगी, 102% आएगी। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाने के लिए आज की तारीख में हमारे पास इंडिया में कॉम्पिटिटिव सेक्टर के सबसे बेस्ट फैकल्टी हैं। सर का नाम है नरेश गोस्वामी सर। सर यहाँ कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। और मैंने और नरेश सर ने इनिशिएटिव लिया और ये कोचिंग स्टार्ट हुई, हमारे साथ हमारी टीम जुड़ती गई और Z2F की नींव पड़ी। तो सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ आपको OT, ICU, इमरजेंसी, जो आज की तारीख में NORCET में कोर सब्जेक्ट्स हो गए हैं, उन पे भी सर फोकस डालते हैं, उनको भी राउंड अप करते हैं। आप जब इनसे फंडामेंटल पढ़ेंगे तो आप फील करेंगे कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इस पैटर्न से आपको सारा यही लर्न करवा देते हैं। क्लियर है? बच्चा जब फंडामेंटल के क्वेश्चन करके आता है तो कहता है सर डिट्टो मिल गए, डिट्टो एग्जाम में मिल गए जो आपने पढ़ाए थे। ठीक है, इतनी कोर कमांड है। सर को पढ़ाते हुए कितना एक्सपीरियंस हो गया है? 10 साल हो गए। इज इट क्लियर? चले, इसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मैं राम कुमार विश्नोई आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ाऊंगा। और भैया मुझे पढ़ाते हुए कितने साल हो गए हैं? 19 साल। पिछले 19 सालों से पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में, उसके बाद कोचिंग्स में, तो पिछले 19 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और थोड़ा बहुत उसके साथ फार्माकोलॉजी को भी टच करते हुए चलूँगा। जो यूनिट में आप लोगों को पढ़ाऊँगा वो यूनिट होगी सेल एंड टिश्यू। सेल एंड टिश्यू के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। यानी मैं 6 यूनिट आपके साथ में डील करूंगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। सबसे लंबा सिलेबस जो होता है वो एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का होता है। ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट्स आधे एक तरफ हो जाते हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक तरफ हो जाती है। तो उस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में से 6 यूनिट में डील करूंगा। ऑलमोस्ट आप मुझे रोजाना देखोगे, लगभग कोशिश ये रहेगी कि मेरी डेली क्लास आए, आप मुझे रोजाना देखें। ठीक है, इतना लंबा सिलेबस है मेरा। आगे चीज़ बात करें हम तो नेक्स्ट हमारे सामने जो है OP सर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाते हैं सर, रिसर्च और मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, CHN और रिसर्च मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। हम दोनों साथी हैं, एक ही कॉलेज से पास आउट हैं। सर ने पढ़ाना मुझसे थोड़ा देरी से चालू किया। सर को 17 साल का एक्सपीरियंस है। क्लियर है? और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ाते हैं। डिट्टो पिन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस की जाती है। क्लियर है? और बच्चों में बहुत जॉली नेचर से, अपने जॉली नेचर की वजह से फेमस है। सर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च और मैनेजमेंट डील करेंगे। आगे बात करें नेक्स्ट OBG। आज की तारीख में जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं OBG, पीडिया, साइकेट्रिक, ये कोर सब्जेक्ट हो गए NORCET प्री के। तो OBG का याद रखेगा, महत्वपूर्ण होना, इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। तो हमारे साथ में ऐसी शख्सियत हैं जो OBG के कंसेप्ट को कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को याद करवा देते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट।
इनकी खासियत ये है कि आज भी एग्ज़ाम देते हैं ये। हम कहते हैं यार अब एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, आप जॉब में लगे हुए हो ऑलरेडी, क्यों दे रहे हो? कि सर मुझे पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, मुझे पता रहेगा क्या आ रहा है तभी तो मैं बच्चों को डिलीवर कर पाऊंगा कि क्या आ रहा है। तो इतने मेहनती, याद रखेगा, हार्ड ऑनेस्ट रतन सर ऑब्स्टेटिक्स पढ़ाएंगे, ऑब्स्टेटिक्स पढ़ाएंगे नहीं, आपको ऑब्स्टेटिशियन बना देंगे, इतना वादा है हमारा। कितने साल हो गए सर को पढ़ाते हुए? 8 ईयर्स। अजय सर पीडियाट्रिक नर्सिंग डील करते हैं सर, पिछले 10 ईयर से 10 सालों से पढ़ा रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और सर की खासियत केवल नर्सिंग वालों को नहीं, एफएमजी स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं। एफएमजी बोले तो वो लोग जो बाहर एमबीबीएस करने चले गए, रशिया से, फिलीपीन से, चाइना से एमबीबीएस करके आए, इंडिया में प्रैक्टिस से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले उनको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है जिसे कहते हैं एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वो क्लियर करना पड़ता है। तो सर उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, यानी जो डॉक्टरों को पढ़ा रहा है, याद रखेगा, वो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स पढ़ाते हैं। सर का कंटेंट सुपर्ब है। कंपेयर करके आप एडमिशन लें ना लें, इनका कंटेंट कंपेयर करके बता दीजिएगा कि इंडिया की किसी भी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में अगर ऐसा कंटेंट मिल रहा हो पीडियाट्रिक्स का, तो दावा है हमारा, वादा है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। आगे बात करें नेक्स्ट साइकेट्री हमारे फार्मा के लिए प्रशांत सर फार्माकोलॉजी भी पढ़ाएंगे, प्लस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की हीमेटोलॉजी यूनिट भी डील करेंगे। हीमेटोलॉजी यानी ब्लड को भी डील करेंगे। सर को पढ़ाते हुए कितना एक्सपीरियंस हो गया है? 12 ईयर्स, पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे हैं सर। फार्माकोलॉजी जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है, उसको कैसे चुटकियों में कंसाइज करके बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन पसंद। आगे बात करें साइकेट्रिक के लिए, याद रखेगा पीयूष सर, इतने गाने सोनू निगम को याद नहीं होंगे जितने इनको याद है। हकीकत है, आपके साइकेट्रिक का हर कंसेप्ट गाने के साथ क्लियर करेंगे कि उस मूवी में ऐसा गाना आया था, इसका मतलब उसको ये बीमारी थी, इसका मतलब उसको ये हो रहा था, वो हो रहा था, पूरी गानों से साइकेट्रिक क्लियर करा देंगे। अभी नोरसेट प्री हुआ था 10 का, उसमें साइकेट्रिक आई थी, यहाँ के बच्चे झूम रहे थे पीयूष सर के पास, इतने बंडल ऑफ मैसेज कि सर सब कुछ वही आया जो अपन ने क्लासरूम में पढ़ा है। इतना ज़बरदस्त आपको साइकेट्रिक डील करेंगे। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 12 ईयर्स से, पिछले 12 सालों से पढ़ा रहे हैं। पुष्पेंद्र सर मेडिकल सर्जिकल डील करेंगे हमारे साथ में, रीनल सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स आईएनटी डील करेंगे। सर कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? पिछले 9 सालों से पढ़ा रहे हैं। और रमेश सर एंडोक्राइन सिस्टम प्लस ऑन्कोलॉजी डील करेंगे, पिछले कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? 12 ईयर से। मैथ रीजनिंग, याद रखिएगा, नॉन नर्सिंग इज मस्ट। आज की तारीख में नॉन नर्सिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि नर्सिंग पे तो सब बराबर कमांड बना लेंगे, तो अंतर कौन करेगा? नॉन नर्सिंग अंतर करेगा। इसलिए हम पहले दिन से नॉन नर्सिंग की क्लास लगाते हैं बच्चों की, ताकि पहले दिन से सबसे पहले नॉन नर्सिंग का सिलेबस पूरा हो और अगले 6-7 महीने बच्चे को क्या टाइम मिले? रिवाइज करने का, प्रैक्टिस करने का टाइम मिले। सर पहले नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में मैथ रीजनिंग नहीं आती थी, लेकिन जिस दिन से आने लगी उस दिन से सबसे पहले दिन की, सर पहले एक पुरानी दूसरी कोचिंग में थे, सबसे पहले दिन से इन्होंने मैथ रीजनिंग पढ़ाना चालू किया और आज तक पढ़ाए जा रहे हैं। बाकी सब कोचिंग्स वाले बिल्कुल, जो किसी भी कोचिंग में मैथ रीजनिंग की फैकल्टी हो उनसे पूछो, अगर उनसे पूछा जाए ईमानदारी से कि आपके पास किसके नोट्स हैं, आप किसके नोट्स को कॉपी करके पढ़ा रहे हैं, वो कहेंगे मित्तल सर के नोट्स को कॉपी करके पढ़ा रहे हैं। मैथ रीजनिंग को हलवा बना देंगे, बिल्कुल पिछले 17 सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी कोर फैकल्टी है बेटा जी। ये टोटल 10 मेंटर्स हैं जिनके बारे में ना हमने अभी जिक्र किया। मैंने पहले भी कहा था, याद रखेगा, मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 19 ईयर्स। 5 साल से लेके 19 साल का एक्सपीरियंस मैटर से लॉट, मायने रखता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस का मायने कि हमें पता है कि किस साल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं। और वही तो होती है असली चीज़। जब आपको एग्ज़ाम में पढ़ाते समय क्लासरूम में हम ये बताएंगे इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं, लगाओ 5 स्टार, लगाओ 3 स्टार, इस पे क्वेश्चन मार्क करो, ज़रूरी है इससे अगले एग्ज़ाम में आएगा। और यही तो मैटर करता है। हम जो पढ़ाएंगे 100% उसमें से 50% बेस बनाने के लिए होता है और 50% से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। कोचिंग 7 साढ़े 7 महीनों की होती है, लेकिन कोचिंग में जो पढ़ाते हैं क्या सारे से क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते, केवल 50% से क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी 50% वो बेस बनाने, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा ऊपर का 50% 50% आपको समझ में नहीं आएगा।
इसलिए याद रखिएगा कोचिंग 7-7.5 महीने चलती है, पूरा 100% पढ़ाया जाता है। कोचिंग का फ़ायदा दो जगह मिलता है आपको, सिलेक्शन होने के लिए पहली पॉइंट, और दूसरा सिलेक्शन होने के बाद। जब आप कल को सेलेक्ट हो जाएंगे, आप किसी पेशेंट की केयर कर रहे होंगे, जीबीएस के पेशेंट की केयर कर रहे हैं, एचओडी का राउंड हो रहा है, आपके पास जीबीएस का पेशेंट है, एचओडी आपसे पूछेगा इसको कैसा डाइट दिया आपने, अब आप मुंह देखेंगे, कैसी डाइट दी थी यार, कैसी देनी चाहिए, गलत तो नहीं कर दिया। और अगर आपने पढ़ रखा है जीबीएस, आप फटाक से बोल देंगे सर ओरल तो बंद कर रखा, ओरल तो दिया ही नहीं मैंने कुछ इसको, सर ट्यूब फीडिंग ही दी है सर, बिल्कुल लिक्विड दिया सर, सेमी सॉलिड टाइप का दिया सर, लिक्विड भी नहीं। वो कहेगा वेरी गुड। अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है तो ना आपका एचओडी इज्जत करेगा, ना आपके डॉक्टर्स इज्जत करेंगे, ना आपकी कलीग इज्जत करेंगे, नौकरी लग भी गए तो। जबकि अगर आपको नॉलेज होगा तो याद रखेगा आपकी वैल्यू होगी, वार्ड में आपको पूछा जाएगा कि और इस पेशेंट को ये हो रहा है क्या करें, और यार उनसे पूछो, आपसे पूछे जाएगा नॉलेज। नॉलेज मैटर्स एंड नॉट। तो कोचिंग में सिलेक्शन के मतलब सिलेक्शन के लिए भी और सिलेक्शन के बाद भी आपको ये कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे याद रखिएगा, हम लोग ये 10 मेंटर्स हैं जो अगले 7-7.5 महीने आपके साथ डील करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इन सब की, ये दिल के बहुत नेक हैं, ये सारी इस एक साथ इसलिए जुटे क्योंकि सबका दिल एक ही तरह का है, सबका मन एक ही तरह का है, बच्चों की भलाई। यहाँ हम जितना सबको पेमेंट कर रहे हैं, ये सब लोग अलग अलग कोचिंग्स में थे और बहुत ज़्यादा पेमेंट ले रहे थे यहाँ से जो पेमेंट ले रहे हैं उसके बजाय, लेकिन ये अपने मन मुताबिक पढ़ा नहीं पाते थे, मन मुताबिक कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते थे। किसी ने कह दिया 5 घंटों में सिलेबस करवा दो, है 15 घंटे का, 5 में कैसे हो जाए। इनको कह रखा था 5 में कराओ, तो बेचारे मजबूरी में 5 में कराते थे, कहीं मान सम्मान नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, तो सारी टीम ही एक साथ हुई इस वजह से। ओके डियर, आगे बात करते हैं। अब हम क्या पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा डियर, 2 चीज़ें कंसीडर की जाएगी किसी भी चीज़ में। सिलेक्शन के लिए 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है बेटा जी थ्योरी, एक तो किसका होना जरूरी है, थ्योरी, और थ्योरी के साथ किसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है, एमसीक्यू की। चलिए बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी में 2 चीज़ें होगी, एक तो किसके सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, नर्सिंग, और साथ में क्या भी पढ़ाया जाएगा, नॉन नर्सिंग। नर्सिंग के बेटा जी यहाँ ऑल सब्जेक्ट्स विल बी डील विथ, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट ईयर से ले लो एनाटमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, फाइनल ईयर में ले लो ओबीजी, कम्युनिटी, रिसर्च मैनेजमेंट, सारे सब्जेक्ट आपके साथ डील किए जाएंगे। नर्सिंग के जो भी बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक होते हैं, जनरल नर्सिंग में फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट डील होंगे। नॉन नर्सिंग में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथ एंड रीजनिंग। इसकी क्लासरूम टीचिंग होगी, सीआरटी होगी, ये क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। जैसे टीचर, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वैसे मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। लेकिन देखिएगा हमारी दूरगामी सोच देखिएगा, हमने 1 साल पहले बच्चों को कंप्यूटर और इंग्लिश का रिकॉर्डेड कोर्स देना स्टार्ट कर दिया। 1 साल पहले हमने हमारे जो पुराने बच्चे थे उनको किसका कोर्स दिया, इंग्लिश और कंप्यूटर, उसका रिकॉर्डेड कोर्स दिया, उसका रिकॉर्डेड कोर्स दिया। और अब ताज्जुब करेंगे, इस बार नॉर्थ सेट में कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चन थे। कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ाता कंप्यूटर और इंग्लिश, कोई कोचिंग वाला कंप्यूटर और इंग्लिश रिकॉर्डेड भी नहीं देता। खैर पढ़ाया तो हमने भी नहीं, लेकिन हमने बच्चों को रिकॉर्ड करवा के दिया, और जिसने वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखी उनको बराबर फ़ायदा मिला। कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, 3। अगर 20 घंटे पे पढ़ने से 3 क्वेश्चन सही होते हैं, उससे बढ़िया कोई सौदा ही नहीं है। 20 घंटे पढ़ो और 3 क्वेश्चन सही करवा लो। तो याद रखिएगा डियर, ये रिकॉर्डेड एकमात्र कोचिंग है जयपुर की नर्सिंग कोचिंग जो आपको इंग्लिश और कंप्यूटर का भी रिकॉर्डेड कोर्स देती है। भाई कोई कोचिंग नहीं देती। ये थ्योरी की बात हो गई, ऐसे थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको। अब एग्जाम में थ्योरी नहीं आती, एग्जाम में क्या आते हैं, एमसीक्यूज। डियर, थ्योरी नॉलेज लेना अलग बात है, और उस नॉलेज को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। बहुत सारे बच्चों से पूछो, वो कहते यार ये नोट्स का तो एक पन्ना याद है मेरे को, तो पूछ, आप उसे कहो 14 नंबर पेज, वो 14 नंबर पेज पूरा सुना देगा, फिर भी 5 साल से उसका सिलेक्शन
उससे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। दोनों अलग चीज होती है। जिस तरह थ्योरी आप बार बार रिवाइज करके थ्योरी को याद करते हो, उसी प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना भी जरूरी है कि इस थ्योरी से कैसा क्वेश्चन बनेगा, कहाँ एक्सेप्ट लगेगा, कहाँ नोट लगेगा, कहाँ प्रायोरिटी लगेगी, कहाँ लिस्ट लगेगा। ऐसे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं एग्जाम में। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, या इंडिया भर की कोचिंग के बच्चे क्या करते हैं, नर्सिंग कोचिंग वाले 7 महीने 7.5 महीने वो थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद वो रिवीजन चालू करते हैं थ्योरी का घर पे कोचिंग होने के बाद। तब वो टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, तब वो कॉम्पिटिटिव किताबें खरीदते हैं और फिर उनसे क्या करने लगते हैं, एमसीक्यूज करने लगते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा 7 महीने पहले और उसके एमसीक्यू कब कर रहे हो, 7 महीने बाद। तब तक तो भूल भाल गए कि यार आदि याद है, राधा तो याद ही नहीं है, ऐसा सीन हो जाएगा। इसलिए इधर थ्योरी इधर एमसीक्यू, इमीडिएट होना जरूरी है। आज थ्योरी पढ़ी, जितनी पढ़ी उतने के क्वेश्चन आज के आज होने जरूरी है, मस्ट है। ताकि जो थ्योरी पढ़ी है क्वेश्चन करते ही पता चल जाएगा, अच्छा आज ये पढ़ा था, इसमें से ऐसे 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 क्वेश्चन बनते हैं। फटाफट थ्योरी भी याद रह जाएगी, क्वेश्चन भी याद रह जाएंगे और क्वेश्चन के माने आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से जरूरी पॉइंट कौन कौन से जहाँ से क्वेश्चन बने। इसका मतलब बाकी बेस बनाने के लिए था, और ये एक पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे को 7-7.5 महीने थ्योरी और अगले 7-7.5 महीने एमसीक्यू की तैयारी करनी पड़ती है। वो 7-7.5 महीने की थ्योरी और एमसीक्यू आप एक साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? उसके लिए कोचिंग वाले टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल। कितने टेस्ट लेते हैं सर? महीने के 2 टेस्ट लेते हैं। क्या 2 टेस्ट से तैयारी हो जाएगी? नहीं होगी। Z2F क्या करता देखिएगा। Z2F आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाने के लिए बेटा पर डे डेली 3 टेस्ट देता है। रोजाना 3 टेस्ट देगा। 3 क्लास रोजाना हुई, जितनी क्लास हुई उसका मोबाइल एप्लीकेशन पे शाम को क्या आ गया, टेस्ट। आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन पे टेस्ट आ गया डेली। विथ रेशनल आएगा, विथ आंसर आएगा। आप उसको देखें, सॉल्व करें। गलत हो गया तो रेशनल पढ़ें, उससे समझ में नहीं आया तो अगले दिन टीचर से पूछें। क्लियर है? बेशरम बन जाइएगा थोड़ी, मेरी सलाह आपको। इज्जत की परवाह मत कीजिएगा कि यार मैंने खड़े हो गए क्वेश्चन पूछा और सारी क्लास हंसी, तो यार मैं अगले दिन टीचर के पास गया और बच्चों सा क्वेश्चन लेकर टीचर मेरे को देख के हंसा, तो जो हंस रहा उसको हंसने दो। कल को जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम नौकरी लग जाएगी, महीने वाले दिन लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे, तब हम हंसेंगे ना दुनिया पे। तो अगले 7-8 महीने बिल्कुल बेशरम हो जाओ। जो समझ में नहीं आ रहा दोबारा पूछो, तीबारा पूछो। जो क्वेश्चन नहीं आया किताब लेके आ जाओ, फोटो लेके आ जाओ मोबाइल में, टीचर से पूछो। टीचर खाना खा रहा, घुस जाओ, लो सर पहले खाना बाद में खाना, पहले क्वेश्चन बताओ। कैरियर बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। उसके लिए देखिएगा हम डेली 3 टेस्ट देंगे। हर 7वें दिन इस बैच से हम वीकली टेस्ट करेंगे। और वो वीकली टेस्ट कैसा लेंगे बेटा जी? ऑफलाइन। बच्चों की डिमांड रहती है ऑफलाइन भी टेस्ट लो। हर 7वें दिन हम ऑफलाइन टेस्ट देंगे OMR शीट पे। सब्जेक्ट्स को हमने सर्टेन यूनिट में तोड़ दिया है, तो हम आपके कौन से टेस्ट लेंगे? यूनिट टेस्ट। और हर सब्जेक्ट के कंप्लीट होने पे बेटा जी कौन सा टेस्ट भी होगा? एक सब्जेक्टिव टेस्ट। ये देखिएगा, यानी हर 7 महीने लगातार 3 टेस्ट, वीकली हर 7वें दिन टेस्ट, हर यूनिट के बाद टेस्ट, हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट। इतने क्वेश्चंस का बंच आ जाएगा आपके पास, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे कि क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। लेकिन यही नहीं छोड़ेंगे हम। पोस्ट कोचिंग, कोचिंग होने के बाद, कोचिंग होने के बाद का सिनेरियो देखिएगा बेटा। कोचिंग होने के बाद हमने हर सब्जेक्ट को, ईच सब्जेक्ट को 5 ब्लॉक में तोड़ रखा है। तो हम कितने ब्लॉक टेस्ट लेंगे? आपके 5 ब्लॉक टेस्ट लेंगे। हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे और याद रखिएगा 20 मेगा मॉक टेस्ट, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के 20 मॉक टेस्ट लेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो थ्योरी के साथ इनकॉर्पोरेटेड है। थ्योरी के साथ आपको पढ़ाई जाएगी, थ्योरी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। जब आप इतने क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी।
दिक्कत आएगी तो आप टीचर के पास आएंगे, टीचर से पूछेंगे और क्वेश्चन क्यों गलत हुआ क्लियर हो जाएगा। बस करना ही यही है, करना ही यही है। ये तो आप लोगों का कॉलेज का बेस ठीक नहीं है, कॉलेजों में ढंग से पढ़ाई नहीं हुई हमारी। अदरवाइज कोचिंग के अंदर थ्योरी पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। टीचर आए केवल पिन पॉइंट वही पॉइंट पढ़ाए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कराए क्लास में खड़ा हो गए कि बेटा लो चलो अगले 1 घंटे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। असली तैयारी वो होती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, बैड लक ये है कि हमारा बेस बिल्कुल भी नहीं है, कॉलेजेस में पढ़ाते नहीं है। खैर पढ़ाते तो हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते, टीचर तो पढ़ाते हैं। जैसे कल को आप बने और कल को साल लग गया, 1 साल लग गया, जॉब नहीं लग पा रही, तब तक खर्चा निकालने के लिए आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली, ट्यूटर बन गए। पढ़ा तो आप कोचिंग का मैटर ही रहे, लेकिन आपका स्टूडेंट आपसे नहीं पढ़ेगा। सीरियसनेस नहीं है कॉलेज में, बाद में सीरियसनेस आती है। ओके डियर, आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, ये टेस्ट प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यू मैंने बता दिया था कैसे प्रैक्टिस होगी। इज इट क्लियर और नॉट? अरे सबको पता चल गया क्या? चल, तो ये थ्योरी और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। क्लियर है बेटा जी? चल, अब जिस काम के लिए आप बता रहे हैं, डेमो के लिए, कई लोग कहते हैं यार डेमो क्या है, टीचर को थोड़ा हम डेमो ले सकते हैं, वो तो 18-18, 19-19 साल से पढ़ा रहे हैं, हम उनको क्या चेक करेंगे। कई टीचर कहते हैं कि क्या डेमो सर, 18 साल से पढ़ा रहे हैं, हमें आजकल के बच्चे पास आउट हुए वो हमें चेक करेंगे क्या? देखिएगा, डेमो का मतलब टीचर का नॉलेज चेक करना नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, इतने सालों से पढ़ा रहा है तो उसको नॉलेज तो ज़्यादा है, आप कैसे चेक करोगे नॉलेज उसका? डेमो का मतलब ये है कि टीचर को कितना ही नॉलेज हो हमें नहीं पता, बस टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा है वो हमें अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज़ ए गुड टीचर। क्लास का टॉपर कभी भी अच्छा गुड टीचर बने जरूरी नहीं है, एवरेज बच्चा अच्छा टीचर बन सकता है, बनता कई बार। तो टीचर का मतलब होता है कि मुझे जितना आता है वो मैं आप लोगों को परफेक्टली डिलीवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो आपके दिमाग में छप रहा है या नहीं छप रहा है, उस चीज़ को कहा जाता है टीचिंग। तो आपको ये ऑब्जर्व करना अगले 3 दिन। चलिए, कौन से यूनिट से पढ़ाऊँ बेटा? आप यूनिट का नाम बोल दें। मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगा, मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊँगा, मस्कुलर सिस्टम पढ़ाऊँगा, कार्डियोवैस्कुलर पढ़ाऊँगा, सेल टिश्यू पढ़ाऊँगा। नर्वस सिस्टम में से पढ़ लें। चलिए, नर्वस सिस्टम का टॉपिक पढ़ लेते हैं। आपने कहा कि सर नर्वस सिस्टम का टॉपिक पढ़ा दो। चलिए, तो नर्वस सिस्टम में से कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक से स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा डियर, जहाँ तक बात नर्वस सिस्टम की है, ये है हमारा कौन, बोलते जाओ। अच्छा, आपने कम्युनिकेशन नाम सुना? कम्युनिकेशन प्रोसेस, हाँ या ना तो बोलो। कम्युनिकेशन प्रोसेस के कितने कंपोनेंट थे? एक तो कौन, सेंडर। अरे कौन, सेंडर। क्या जा रहा है? मैसेज किसी चैनल के थ्रू किसके पास गया? रिसीवर। हो गया कम्युनिकेशन पूरा, हाँ या ना? यस। एक हो गया सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। कितने कंपोनेंट हुए बताओ? कम्युनिकेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 या 5? 5वां कौन सा? फीडबैक। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक कम्युनिकेशन पूरा। कॉलेज में ये गलती की आपने, कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर को क्या नहीं दिया? फीडबैक नहीं दिया कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, धीरे पढ़ाओ, तेज पढ़ाओ, रुको, दोबारा बताओ, यस सर, नो सर, ऐसा कुछ नहीं बोला। बेचारा आता, पढ़ाता, चला जाता। यहाँ गलती मत कीजिएगा, बराबर क्या देना है? फीडबैक। यस तो यस, नो तो नो, बोलो। जितना बोलोगे उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप टीचर के साथ इंटर रिलेट कर पाओगे, वेवलेंथ मैच हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने फौज को देखा होगा, मान लीजिए कहीं आर्मी का एरिया, कैंट एरिया है, सुबह सुबह फौजी लोगों को देखा होगा 5 बजे उठ जाते हैं, और 5 बजे उठ के फौजी लोग क्या करने पड़ते हैं? मार्च पास्ट करने लग जाते हैं। 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1, मार्च पास्ट करते हुए दौड़ते हैं, रोड पे चल रहे हैं। जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर से गुजरते हैं, पुलिया के ऊपर से, खाली रोड पे चल रहे थे, अब पुलिया आ गई तो उनकी मार्च पास्ट को डिस्पर्स कर देते हैं, भंग कर देते हैं। उनका जो ऑफिसर होता है वो कहता है परेड डिस्पर्स, बिखर जाओ।
अब वो आराम से मन मर्जी से पुलिया पार करते हैं, और पुलिया पार करते ही तो वापस परेड कदम ताल चालू कर, 1 2 1, फिर चालू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? वेरी गुड है, रेजोनेंस। सुनिएगा कि ब्रिज आगे आओ बेटा, आगे आओ। ब्रिज जो है वो बिल्कुल हल्का 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 मूव करता रहता है, उसमें एक वाइब्रेशन होता है ब्रिज में, बहुत हल्का, यानी वहां एक वेव जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है बेटा जी, बोलिएगा? वेव, एक तरंग पैदा हो रही है। और फौज जब कदम ताल करती है तब उससे भी क्या पैदा होती है? एक वेव पैदा होती है। अगर गलती से दोनों वेव की लेंथ मिल गई, दोनों की वेवलेंथ मिल गई, तब वहां रेजोनेंस डेवलप होगा, इतनी एनर्जी पैदा होगी कि वो पुल ही गिर जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बड़े बड़े भारी भारी ट्रक गुजरने से जो पुल नहीं गिरता, वो 20 फौजियों की कदम ताल से गिर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ वेवलेंथ, दिस इज द पावर ऑफ रेजोनेंस। तो जब वेवलेंथ मैच होने से पुल गिर सकता है, तो वेवलेंथ मैच होने से नर्सिंग याद क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। जैसे टीचर के दिमाग में डिट्टो के डिट्टो आपके पास ट्रांसफर हो सकती है, बस जरूरत है तो क्या मैच करने की। ये ऐसे मैच नहीं होती वेवलेंथ, गूंगों की तरह बैठे रहने से। वेवलेंथ मैच होने का मतलब टीचर कितना ही हो जाओ, टीचर ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, आपको पता नहीं, आप भी उनके साथ वैसी हरकतें करने लग गए। टीचर कह रहा, अरे हाँ, आप कह रहे हो यस सर, अरे ना नो सर, बस टीचर के साथ फ्लो में बहते रहे। साइड वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं है। जैसे मूवी देखते हैं तो पूरे आप थिएटर में घुस जाते हैं ना उस मूवी के सीन में कि क्या सीन चल रहा है, तो इसे मूवी मान के पढ़ना होता है कोचिंग में आपको, कि कोई एक्टर है रोल प्ले कर रहा है, हमें बिल्कुल तल्लीनता से उसकी एक्टिंग देखनी, उसके साथ बिल्कुल हम घुल मिल गए। आपने मूवी थिएटर में देखा होगा बहुत सारे, खैर मैंने बचपन में देखी थी, एक मूवी थी मनीषा कोइराला लगी, उसमें उसके घर में वो घुस जाते हैं मर्डर करने के लिए उसका, वो भागती है इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर भागती है, और गुंडे उसको पीछे भाग रहे होते हैं, वो बचने के लिए एक ड्रम में घुस जाती है, लेकिन उसका दुपट्टा कहाँ रह जाता है ड्रम से। तो मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, वो जोर से चिल्ला रहा था, अरे बावड़ी तेरा दुपट्टा बाहर है कि अंदर डाल। यानी देख लो कितनी गजब वेवलेंथ मैच हुई होगी। उसे सब कुछ लगने लग गया कि असली चल रहा है, बेचारी को मार देंगे, मैं उसको बचा लूं, उसको चीख के क्या बोलूं, क्या ले ले अंदर दुपट्टा, ताकि उनको पता ना चले तू ड्रम में छुपी हुई है। दिस इज वेवलेंथ मैचिंग। ये करो टीचर के साथ मैच, क्या याद नहीं होगा? आप देखो, आप कहोगे ये चुटकी है, मुझसे याद हो रहा है सब कुछ। उसके लिए वेवलेंथ मैच करना जरूरी है, टीचर की हाँ में हाँ, ना में नाम मिलाना जरूरी है। यस और नो? वेरी गुड। मैं करवाऊंगा वेवलेंथ मैच। कैसे करवाऊंगा? पापा की कसम दिला दूंगा आपको कि मेरी क्लास में कोई चुपचाप बैठा रहा, मेरे साथ अगर उसने मैच नहीं किया, यस यस नो नो नहीं किया, तो उसको पापा की कसम है, बाप की सौगंध है। ऑब्वियसली बात है, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो प्यार से मान जाओ, नहीं तो दूसरा तरीका हमारे पास, पापा की कसम वाला। इज इट क्लियर? शाबाश, परफेक्ट, ओके डियर। चालू करते हैं। आपने कहा सर नर्वस सिस्टम में से कुछ पढ़ाओ, तो नर्वस सिस्टम में से पढ़ाते थे। देखिएगा, ये है बेटा जी ब्रेन, और ये एक चीज है जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो नर्व जुड़ी रहती है, जो नर्व जुड़ी रहती हैं, उन्हें कहते हैं क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व? क्रेनियल नर्व। क्योंकि ब्रेन से जुड़ी हुई है इसलिए क्या कहा जाएगा? क्रेनियल नर्व। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई है उन्हें क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व कितने पेयर्स होती है बेटा जी? 12 पेयर्स। 12 नहीं, 12 जोड़ी, 12 पेयर्स। और स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स, 31 जोड़ी होती है। अब सुनिएगा, नर्वस सिस्टम को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। ब्रेन कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में। इसलिए इन्हें कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। इसलिए इन्हें सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। और इसके ऑपोजिट जो साइड में चीजें हैं,
ये बिल्कुल सेंटर में है या दूर दूर फैली हुई है? दूर दूर, सेंटर में नहीं है, सेंटर से बाहर, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, साइडों में बिखरी हुई है, पेरीफेरी पे जा रही है। इसलिए इन्हें कौन सा नर्वस सिस्टम कहा जाएगा? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इन्हें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। बताइए नर्वस सिस्टम की कितनी ब्रांचेज हुई? 2, सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस में कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस में कौन? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ए पेशेंट हैज़ गॉट नर्व इंजरी, एक पेशेंट को नर्व इंजरी हो गई, बताओ सीएनएस इंजरी हुई या पीएनएस? बोलो भैया पीएनएस। नर्व किस में आती है? बोलो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक पेशेंट को ब्रेन इंजरी होगी, बताओ पीएनएस इंजरी या सीएनएस? सीएनएस। ब्रेन बोले तो सीएनएस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज सीएनएस, क्रेनियल नर्व इज पीएनएस, स्पाइनल नर्व इज। एक पेशेंट का क्या काट दिया? किसी बंदे का क्या कट गया? हाथ। हाथ कट गया, टक, एम्पुटेट हो गया, 2 पार्ट हो गया अलग अलग, हड्डियां टूट गई, सब कुछ टूट गया, नर्वस कंपोनेंट भी टूटा। बताओ हाथ का कटना, हाथ का कटना इज सीएनएस इंजरी या पीएनएस इंजरी? जोर से बोलिएगा पीएनएस, क्योंकि यहाँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, यहाँ कौन है? नर्व। तो नर्व का कटना इज पीएनएस इंजरी। इज इट क्लियर? चल परफेक्ट, समझ में आ गया। 2 पार्ट होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। अब सीएनएस के अंदर जरूरी चीज होती है कौन बेटा जी? ब्रेन। तो हल्की सी जानकारी मैं ब्रेन की दे दूं। ये होती है क्रेनियल कैविटी, खोपड़ी, ये हड्डी, और इस हड्डी के अंदर पाया जाता है ब्रेन। कोई मुझे बताएगा ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? क्वेश्चन आता है। 3 पार्ट्स। ब्रेन हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आम, मैंगो, ये देखो इतना बड़ा मैंगो। एक होता है ऑरेंज, संतरा, ये संतरा। और एक होती है इमली, ये इमली। दैट्स इट। ये 3 पार्ट होते हैं। ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके बताऊं, होप सो कि ये नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा। ये देखिएगा बेटा जी, ये 3 पार्ट होते हैं। इसमें ये जो बड़ा वाला पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट, कोई बताएगा इसे क्या कहते हैं? सेरिब्रम। सर इसी को सेरिब्रम कहते हैं, शाबाश, इसी को सेरिब्रम कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन गया, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम। परफेक्ट। दूसरा ये वाला, ये ऐसा लग रहा साइड से बेलन रखा हुआ है, बेलन। बेलन से क्या बना? बेलम। और पहले क्या लगा दो? सेरी। तो क्या नाम हो गया? सेरिबेलम। एक हो गया सेरिब्रम, बड़ा ड्रम, सेरिब्रम, छोटा बेलन, सेरिबेलम। और ये जो छोटा सा पार्ट है 3 वाला, इसे कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। दिस इज ब्रेन स्टेम। इस ब्रेन स्टेम के 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा। इस कंपोनेंट को कहते हैं मिड ब्रेन, सारे बोलिएगा मिड ब्रेन। दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं पोन्स, और तीसरे कंपोनेंट को कहते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। वापस बताइएगा, ब्रेन के कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट। कौन कौन से? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। जिन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। हाँ या ना? यस सर, परफेक्ट। अब देखिएगा, ब्रेन में कुछ और कंपोनेंट भी हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, वो इस सेरिब्रम के अंदर धसी हुई है नीचे। इधर देखिएगा, क्या आपको मेरे हाथ में पेन नजर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? मेरे हाथ में पेन है या नहीं है? पहले ये बताओ। है, लेकिन आपको दिखाई? क्योंकि वो कहाँ छुपा हुआ है? हथेली के नीचे। ये देखो, हथेली के नीचे छुपा हुआ है। इसी प्रकार बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ छुपी रहती है? सेरिब्रम के नीचे, सेरिब्रम के अंदर की तरफ धंसी हुई है। 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती है? बोल ही नहीं रहे। अरे कितनी? 4। वेरी गुड। एक का नाम होता है बेसल गैंग्लिया, एक का नाम होता है लिम्बिक सिस्टम, एक का नाम होता है थैलेमस, और थैलेमस फैमिली लिख दो, उसी में हाइपोथैलेमस वगैरह सारा आ गया। ये लो, 3 चीज़ें बहुत है। ये 3 चीज़ें सेरिब्रम के नीचे घुसी रहती है, फंसी रहती है।
अब टोटल ब्रेन के पार्ट समझ में आ गए। सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3। ग्रीन शर्ट में जो बेटा चेक्स में बेटा बोलो कितने पार्ट हो गए? 3। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। परफेक्ट। अंदर की तरफ धसे हुए कौन से चीज़ हैं? बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस का परिवार। थैलेमस के बहुत सारे ऑर्गन हैं, वो सारे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, वो सब यहाँ फंसे रहते हैं। हाँ या ना? यस सर, परफेक्ट। ये बेसिक एनाटॉमी मैंने बताई। और सुनिएगा खास चीज, ये सबसे बड़ा पार्ट है सर जिसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम। दिस इज सेरिबेलम एंड दिस इज ब्रेन स्टेम। और अंदर कितनी चीजें फंसी है? 3। सर इसमें कहीं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, वो तो आए ही नहीं, वो तो पाए ही नहीं कहीं आए। एक्चुअल में वो किसके पार्ट हैं? सेरिब्रम के। ये आगे वाला लोब, कौन सा लोब? फ्रंटल लोब। ऊपर वाला लोब पैराइटल लोब, पीछे वाला ऑक्सीपिटल और नीचे वाला टेम्पोरल। जी हाँ, दिस इज फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। रिपीट कीजिएगा। सबसे पीछे वाला ऑक्सीपिटल, सबसे आगे वाला फ्रंटल, ऊपर वाला साइड वाला टेम्पोरल। समझ में आ गया क्या? यस, खत्म। अब समझ में आ गया सेरिब्रम के 4 लोब, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में कितने पार्ट? 3 पार्ट। परफेक्ट। अब मैं आपको एक बीमारी का जिक्र करने जा रहा हूं। उस बीमारी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक। वो बेसिक एनाटॉमी मैंने बताई। अब उस एनाटॉमी की मदद से मैं आपको एक डिजीज टीच करने वाला हूं जिसका नाम क्या है? स्ट्रोक। इसलिए दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं वो भी याद होना चाहिए आपको। सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट, शॉर्ट में भी आ जाता है कई बार एग्जाम में, CVA। स्ट्रोक का दूसरा नाम बोलो, सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक क्या होता है? मैंने कहा बेशरम हो जाओ, जो आता वो बोला करो क्लास में। व्हाट इज हार्ट अटैक? वेरी गुड, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मुझे बता दो होता क्या उसमें? ब्लॉकेज। सब सीधी सी बात है सर, बेसिक सारी दुनिया जानती है कि सर ये है हार्ट, और ये हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी, एक आर्टरी और दूसरी आर्टरी। और कौन सी आर्टरी होती है बेटा जी बोलो? कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? कोरोनरी। अगर किसी वजह से सर कोरोनरी आर्टरी में क्या आ गया? क्लॉट, ब्लॉकेज आ गया। ये लो, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया। अब जो ब्लड आ रहा है, वो आगे नहीं जाएगा, यहीं रुक जाएगा। तो आगे वाली मसल्स को, आगे वाले हार्ट के पार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा। ब्लड नहीं मिलना, कम मिलना क्या कहलाता है? इस्कीमिया। जवाब नहीं मिला? इस्कीमिया। ब्लड की कमी क्या कहलाती है? इस्कीमिया। तो याद रखेगा, इस्कीमिया हो जाएगा। और इस्कीमिया, ब्लड नहीं मिलेगा। ब्लड नहीं मिलेगा यानी ग्लूकोज, यानी ऑक्सीजन, यानी ATP, बंदा जिंदा मर, और ब्लड की कमी से मरना इन्फार्क्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन। हार्ट की मसल मर गई, और हार्ट की मसल को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। इसलिए बीमारी का नाम क्या हुआ बेटा जी बोलिएगा? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और इसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। जवाब नहीं मिला? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की ब्लड सप्लाई का रुकना, और हार्ट की ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से हार्ट की मसल्स का मर जाना, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई का रुकना और ब्रेन टिश्यू का मर जाना क्या कहलाएगा? हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक? वेरी गुड, समझ में आ गया। अब आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन अटैक को ही कहते हैं सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रोक। तीनों नाम सेम टू सेम। ब्रेन की ब्लड सप्लाई का रुकना यानी ब्रेन की ब्लड में, ब्रेन में क्या होना? इस्कीमिया। और उसकी वजह से ब्रेन के टिश्यूज का मर जाना यानी क्या हो जाना? इन्फार्क्शन। याद रखेगा, कहाँ का इन्फार्क्शन हुआ? हार्ट का या ब्रेन का? जवाब नहीं मिला। मेजरली होता है सेरिब्रम का, इसलिए कुछ लोग इसे किस नाम से भी बुलाते हैं? सेरिब्रल इन्फार्क्शन बुलाते हैं।
चाहे तो एग्जाम में सेरेब्रल इन्फाक्शन आए, चाहे एग्जाम में ब्रेन अटैक आए, चाहे सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट आए, चाहे स्ट्रोक आए, इन सब का मतलब सेम टू सेम। अरे यस और नो? यस सर, परफेक्ट। बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों हुआ बेटा जी ये सब कुछ, ये बताइएगा। क्योंकि क्या हुआ सबसे पहले? इस्कीमिया, और उसकी वजह से क्या हो गया? इन्फाक्शन। वेरी गुड। एक काम की चीज सुनिएगा, क्या आप सबको ब्रेन का टिश्यू नजर आ रहा है क्या? यस सर, दिस इज ब्रेन टिश्यू। इसकी ब्लड सप्लाई, सर ये रही ब्लड सप्लाई, इसकी ब्लड वेसल, ये रही इसकी ब्लड वेसल। एक ब्लड वेसल इधर है, मान लो एक ब्लड वेसल इधर है, दोनों अलग अलग ब्लड वेसल है। सर इस ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ गया। अच्छा ब्लॉकेज आ गया, कर दो ब्लॉकेज। ये लो सर ब्लॉकेज आ गया। सर इस ब्लड वेसल में भी क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया। सर किसी वजह से इसका ब्लॉकेज कुछ समय बाद हट गया, उसका नहीं हटा। इसका मतलब एक जिसमें ब्लॉकेज थोड़ी देर इस्कीमिया रहता है, इसमें पेशेंट को क्या हुआ? इस्कीमिया, और कुछ देर के बाद इस्कीमिया हट गया। यानी परमानेंट इस्कीमिया था या थोड़ी देर का? बेटा बोलो, परमानेंट या थोड़ी देर का? थोड़ी देर का। और थोड़ी देर के लिए वर्ड आता है ट्रांजिएंट। क्या आता है? ट्रांजिएंट। इसमें भी ब्रेन अटैक आया, लेकिन परमानेंटली नहीं आया, थोड़ी देर के लिए आया, इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। शॉर्ट में क्या कहते हैं? टिया। शॉर्ट में क्या कहते हैं? टिया। TIA। टिया का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म बोलो पहले तो टिया की। ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट यानी थोड़ी देर, इस्कीमिया यानी ब्लड सप्लाई का रुकना, और उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। सर कितनी देर से कम? 2 मिनट से कम, लेस देन 2 मिनट्स। अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई को रोक दिया गया, 1 मिनट रोका गया, 1.5 मिनट रोका गया, 1.45 उसके लिए रोका गया, यानी 2 मिनट से लेस टाइम के लिए अगर उसे रोका गया, इफ द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन इज ब्लॉक्ड फॉर लेस देन 2 मिनट्स, 2 मिनट से कम समय के लिए रोका गया, तो पेशेंट को जो प्रॉब्लम होगी, पेशेंट को हेडेक होने लग जाएगा, एक साइड का चेहरा लटक जाएगा, एक साइड का हाथ लटक जाएगा, जीभ मोटी हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा, ऐसी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे किस नाम से बुलाया जाता है? टिया, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। अरे हाँ या ना? यस। लेकिन अगर ब्लॉकेज कितनी देर से ज़्यादा रहा? 2 नहीं 4 मिनट से ज़्यादा। 2 से 4 में तो कभी टिया भी हो सकता है, कभी बीच में पढ़ाऊंगा। 4 मिनट से ज़्यादा देर तक खून रुका रहा तो याद रखेगा, अब नुकसान जो होगा वो टेम्परेरी नहीं होगा, बल्कि परमानेंट नुकसान हो जाएगा। और उसी को किस नाम से बुलाया जाता है? स्ट्रोक बुलाया जाता है। अगर इस्कीमिया 4 मिनट से ज़्यादा हो तो स्ट्रोक, और अगर इस्कीमिया 2 मिनट से कम हो तो टिया। क्या आपको दोनों बीमारियों में अंतर क्लियर हुआ क्या? यस, याद रखेगा। और यही वो कारण है। अच्छा 2 मिनट से कम हुआ तब बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे। उसमें घर की महिलाएं क्या करती है पता है आपको? जैसे घर के किसी बड़े बुजुर्ग को ये प्रॉब्लम आ गई, अटैक आ गया, तो घर की महिलाएं स्वामिनी बोल देती है, हाँ पैदल यात्रा बोल देती है, भगवान हम आपके पास 20 बार आएंगे, इतने पैसे चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और टिया में 2 मिनट से कम के लिए ब्लड सप्लाई रही, ब्लॉक हट गया खुद ब खुद, ब्लड वापस चालू हो गया, पेशेंट क्या हो गया? सही हो गया। 33% लोगों को टिया ही होता है। अगर 100 पेशेंट आ रहे हैं ना ब्रेन में ब्लड रुकने के, तो उसमें से 33% को टिया होता है, 24 घंटे में खुद ठीक हो जाते हैं, और यहाँ झूठी स्वामणी हो जाती है। याद रखेगा, 33% लोगों को खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ओनली टिया होता है उनको। रिमेनिंग पेशेंट को क्या होता है? स्ट्रोक। ये स्वामणी बोलने से भी ठीक नहीं होता, इसके लिए डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, इसके लिए एंटीकोगुलेंट, थ्रोम्बोलाइटिक ये सब कुछ चलाना पड़ता है, सर्जरी करने की नौबत आ सकती है कई बार। तो याद रखेगा, दोनों में अंतर पता चल गया। एक होता है टिया और एक होता है स्ट्रोक। ये क्वेश्चन पूछता है कितनी मिनट से कम? 2 मिनट से कम। कितनी मिनट से ज़्यादा? 4 मिनट से ज़्यादा। और हाँ या ना? यस। सर 3 मिनट का क्या होगा फिर? 3 मिनट रहा तो किसी को? बेटा 3 मिनट में टिया, कुछ में टिया हो सकता है और कुछ में स्ट्रोक, कन्फर्म नहीं है, बाकी ये तो कन्फर्म है। 2 मिनट से कम हुआ तो टिया ही होगा, किसी को स्ट्रोक नहीं होगा।
4 मिनट से ज़्यादा हुआ तो सबको स्ट्रोक होगा, किसी को टिया नहीं होगा। बीच का जो समय है 2 से 4 मिनट वाला समय है, उसमें डिपेंड करता किस्मत पे। कुछ को तो टिया होता है वो, और कुछ को वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है। अरे हाँ या ना? यस। याद रखेगा। कितनी टाइमलाइन याद रखनी है? 3। लेस देन 2 मिनट, 2 से 4 मिनट, और 4 मिनट से ज़्यादा। बताओ 2 मिनट से कम टिया, 2 से 4 कुछ भी हो सकता है, और 4 से ज़्यादा स्ट्रोक। इज इट क्लियर? चल परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कि टिया अगर यहां टिया हुआ, इस जगह टिया हुआ तो क्या होगा? इस जगह टिया हुआ तो क्या होगा? इस जगह टिया हुआ तो क्या होगा? यानी हमें इन सब पार्ट के क्या समझ में आने चाहिए? फंक्शन। मैं कुछ काम कर रहा हूं, अगर मैं मर गया तो वो काम बंद हो जाएगा। सेरिबेलम कुछ काम करता, अगर सेरिबेलम मर गया तो वो काम बंद हो जाएगा। तो हमें ब्रेन के हर पार्ट का क्या पता होना चाहिए? फंक्शन पता होना चाहिए, मोटे मोटे तौर पर। चलिए सबके फंक्शन बताता हूँ। सबसे पहले लोब वाइज स्टार्ट करते हैं। लोब का नाम बोलो। ऑक्सीपिटल लोब। 4 जने बोल रहे हैं, बाकी साइलेंट हैं। मैं फिर बता दूं, मेरी क्लास में केवल उन बच्चों को छूट है जो क्या खाते हो? मिराज, जर्दा। वो क्या का बेचारे जर्दा दबा के रखते हैं यहाँ। अब वो अगर बोलेंगे तो जर्दा गिर जाएगा, इसलिए वो चुपचाप ये सर, उनको छूट है, बाकी किसी को छूट नहीं है। बाकी सबको बोलना है। अब डिपेंड्स ऑन यू कि आप मिराज खाते हैं कि नहीं खाते हैं। क्लियर है जी? चलिए, कई बार तो लड़कियां तक चुपचाप बैठी रहती है। अब सोच के देखो। ओके डियर, ऑक्सीपिटल लोब। बेटा जी, ऑक्सीपिटल लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। दैट्स इट। एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी पीछे, ऑक्सीपिटल लूप टूट गया, और उसके बाद पेशेंट क्या हो गया? अंधा। पेशेंट को दिखाई देना बंद हो गया। तो विजन के लिए याद रखिएगा कौन सा लोब जिम्मेदार होता है? ऑक्सीपिटल लोब जिम्मेदार होता है विजन के लिए। अच्छा, एक डॉक्टर होता है ना जो कान में नाक की प्रॉब्लम को देखता है, क्या नाम होता है उस डॉक्टर का? ईएनटी का। वेरी गुड, शाबाश। ईएनटी एक डॉक्टर होता है जिसे कहते हैं ईएनटी। कोई ईएनटी की फुल फॉर्म बोलेगा? ईयर, नोज, थ्रोट। गला, कान, नाक, गला। ईयर, नोज, थ्रोट। मेरे यहाँ ईएनटी का मतलब ईयर, नोज, थ्रोट नहीं होता। मेरे यहाँ ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज, टेम्पोरल। जी हाँ, कौन से लोब की बात कर रहा हूँ? टेम्पोरल लोब। कोई मुझसे पूछे टेम्पोरल लोब क्या काम करता है, मैं कहूँगा ईएनटी, ईयर, नोज, टेम्पोरल। ई का मतलब ईयर। ईयर से क्या आता है? हियरिंग। केवल हियरिंग या बैलेंस भी? बैलेंस के लिए भी कान जिम्मेदार होता है। तभी तो अगर किसी ने जोर से खींच के यहाँ मारा, दर्द हुआ, सीधे हो गए। किसी ने खींच के यहाँ मारा, दर्द हुआ। किसी ने खींच के कान पे रेप्टा लगाया, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, दे पटीट गिर जाएगा। अगर किसी को सामने वाला कितना ही बाहुबली हो, अगर आप उसको ज़मीन पे गिराना है ना, तो कहीं मत मारो, खींच के कहाँ लगाओ? कान पे। जितनी पावर से लगा सकते हो, खींच के उछल के दपटीड़ सीधी कान पे। अगर वो 200-150 किलो का भारी भरकम हाथी होगा तो भी ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा। इम्बैलेंस हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ क्योंकि कान यहाँ कौन सा लोब है? टेम्पोरल लोब प्रभावित होता है। दे थप्पड़ लगने से, खींच के थप्पड़ लगने से वो थोड़ी देर के लिए फंक्शन बंद करता है, और फंक्शन बंद करते तो आदमी तटाक से गिर जाता है। इज इट क्लियर? चले, तो कान से आता है हियरिंग और बैलेंस। ई एन, नोज से क्या आता है? स्मेल। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, हियरिंग के लिए, बैलेंस के लिए और स्मेल के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार? टेम्पोरल लोब जिम्मेदार। अगर यहाँ स्ट्रोक हुआ या ये ब्रेन इंजरी हुई तो पेशेंट का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, स्मेल नहीं आ पाएगी और हियरिंग नहीं होगी। इज इट क्लियर? चले आगे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट, पी। पी फॉर पैराइटल लोब। पैराइटल लोब किसके लिए जिम्मेदार है, कोई बताएगा? तुक्का तो दो कम से कम। नहीं बेटा जी, राइट आंसर इज सोमेटोसेंस। राइट आंसर इज सोमेटोसेंस। सर ये तो पहली बार सुना है, सोमेटोसेंस। सोमेटो यानी शरीर और सेंस यानी सेंस। टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थीसिया। एक बार मेरे साथ शॉर्ट में बोलिएगा, टीटी, अरे बोलो भैया, पीपी, वी,
पी के, वापिस रिपीट करो, टीटी पीपीवी पी के, टीटी पीपीवी पी के, टीटी पीपीवी पी के, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा सेंस सोमेटोसेंस है और कौन सा सेंस सोमेटोसेंस नहीं है। सोमेटोसेंस यानी शरीर से आने वाले बहुत सारे मैसेज। कौन कौन से मैसेज, अब नाम सुनिएगा आप। टी का मतलब होता है टच, दूसरे टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ठंडा गर्म। पी का मतलब होता है पेन, पी का मतलब होता है प्रेशर, वी का मतलब होता है वाइब्रेशन। क्या नाम होता है, वाइब्रेशन। पहले इतने का सुनो, टी टी पी पी वी का मतलब क्या हुआ, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन। बेटा बोलो, यहाँ क्लास में जो बोल रहे हैं ना सबको पापा की कसम दिला रही कि इसलिए बोल रहे हैं, आप चुप चुप बैठे हो, है ना। बोलो, आपको भी पापा की कसम में चुप बैठे रहे तो। चलिए बताइए, सोमेटोसेंस में कौन है, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, हाँ या ना, यस। दो और बच गए सर, पी और के। खैर इनको तो बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। टच यानी टच, टेम्परेचर यानी ठंडा गर्म, पेन यानी पेन, प्रेशर यानी दबाव, वाइब्रेशन यानी वाइब्रेशन, हाँ या ना, यस। दो वर्ड और सुनो, एक पी का मतलब होता है प्रोप्रियोसेप्शन, 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 और के का मतलब होता है काइनेस्थीसिया, काइनेस्थीसिया। एक बार सभी अपनी आंखें बंद करो, एवरीवन क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो, वेरी गुड। अब आंखें बंद ही रखना। अब राइट हैंड की फिंगर से नोज को टच करो, राइट हैंड की फिंगर से नोज की टिप को टच करो, नाक के बिल्कुल टिप को टच करो, आगे वाले पार्ट को। आंखें खोल लो, आंखें खोल लो। क्या किसी की अंगुली मुंह में गई क्या, किसी की कान में गई क्या, किसी की चिन के पास रुकी क्या, सबकी अंगुलियां कहाँ चलेगी यार, आंखें तो बंद थी। फिर आपको पता कैसे चला नाक कहाँ है, इसी सेंस को कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन। बॉडी का वो सेंस जो स्टेबल कंडीशन में बॉडी ऑर्गन की पोजीशन बताता है कि मेरा शरीर का कौन सा ऑर्गन कहाँ है, इसको क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन। क्या समझ में आ गया क्या, यस। सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इन स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन में बॉडी पार्ट्स की कहाँ पोजीशन है उसको बताने वाले सेंस को क्या कहते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ये कौन से लोब में फील होता है, पैराइटल लोब। जवाब नहीं मिला, पैराइटल। फिर काइनेस्थीसिया क्या है, सेम टू सेम, सेंस ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स बट इन मूवमेंट कंडीशन। होता ना, आप दो दोस्त खेल रहे हो, एक आगे एक पीछे, पतला सा दरवाजा है, आप बिना दरवाजे में भिड़े दरवाजे के अंदर से जूं करके भाग गए, चले गए, बिना दरवाजे से टकराए। यानी आपको पता है कि मेरे शोल्डर्स कहाँ है, दरवाजा कितनी दूर है। स्टेबल कंडीशन में या मूवमेंट कंडीशन में, मूवमेंट कंडीशन में, उसी को क्या कहते हैं, काइनेस्थीसिया। तो स्टेबल कंडीशन में बॉडी ऑर्गन की पोजीशन प्रोप्रियोसेप्शन, और मूवमेंट के केस में बॉडी ऑर्गन की पोजीशन काइनेस्थीसिया। सेंस सेम है, केवल उसको नाम अलग अलग दे दिया गया। इज इट क्लियर और नॉट, यस, परफेक्ट। और इसके लिए कौन सा लोब जिम्मेदार है, पैराइटल लोब। जवाब नहीं मिला, पैराइटल लोब, परफेक्ट। बताइएगा, विजन के लिए, देखने के लिए कौन जिम्मेदार, ऑक्सीपिटल लोब। टेम्पोरल, ई एन टी, ई फॉर ईयर से कौन कौन आता है, हियरिंग और बैलेंस, और एन से नोज से स्मेल, और पैराइटल से क्या क्या, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड काइनेस्थीसिया, हाँ या ना, यस। बेटा जी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लोब 4 नहीं 5 होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोब 4 नहीं कितने होते हैं, 5, और 5वां लोब अंदर छुपा रहता है और उसे कहते हैं इंसुला। क्या कहते हैं बेटा जी, बोलिएगा, इंसुला। और इंसुला जिम्मेदार होता है किसके लिए, टेस्ट के लिए। सारे बोलिएगा, किसके लिए। लेकिन एग्जाम में हमने ऑप्शन देख के एग्जामिनर ने पूछा विच लोब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए कौन सा, स्वाद के लिए कौन सा लोब जिम्मेदार है। हमने ढूंढा, सर ने पढ़ा रखा 5वां लोब होता है, छोटा सा अंदर छुपा रहता है, और उसका नाम क्या होता है, इंसुला। इंसुला ऑप्शन में ही, ऑप्शन में तो दिया है ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल और टेम्पोरल। तब आपका जवाब क्या आएगा, पैराइटल। याद रखेगा, टेस्ट। अगर इंसुला ऑप्शन में ना हो तब टेस्ट के लिए आप किसको जिम्मेदार मानोगे, पैराइटल लोब को। इसका पार्ट होता है, इसी का एक पार्ट होता है जो नीचे की तरफ लटका रहता है, उसको इंसुला कहते हैं। तो कुछ लोग लेटेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इंसुला को 5वां लोब मानते हैं,
और जो पुराने वाले हैं वो इंसुला को पांचवा लोब नहीं मानते, कहते ये तो पैराइटल लोब का ही पार्ट है, इसलिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको तो अगर इंसुला ऑप्शन में दिया रहे टेस्ट के लिए तो इंसुला, इंसुला नहीं दिया तो टेस्ट के लिए कौन, पैराइटल लोब। हाँ या ना? यस सर, परफेक्ट। ये सारे सेंसरी लोब हैं, ये सारे कैसे लोब हैं, सेंसरी। ये मैसेज रिसीव करते हैं। इधर देखो, स्मेल का मैसेज नाक से टेम्पोरल लोब में गया, बैलेंस का कान से टेम्पोरल लोब में गया, हियरिंग का कान से टेम्पोरल लोब में गया, विजन का आंखों से ऑक्सीपिटल लोब में गया, सोमेटोसेंस पूरी बॉडी से पैराइटल लोब। यानी इन सब का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना, सेंस मैसेज को रिसीव करना, पता लगाना। क्या इनमें से कोई भी ऑर्डर दे रहा है क्या कि तुम हाथ हिलाओ, तुम पैर हिलाओ, तुम आईब्रोज हिलाओ? कोई ऑर्डर नहीं दे रहा। ऑर्डर एक ही लोब दे सकता है, कौन सा, फ्रंटल लोब। बेटा जी याद रखिएगा, फ्रंटल लोब को कौन सा लोब बोला जाता है, मोटर लोब। इसका काम होता है मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, हाथ पाँव को या बॉडी के कोई भी ऑर्गन्स हैं उनमें मूवमेंट को कंट्रोल करना। ऑर्डर देने का काम एक ही लोब कर सकता है, कौन सा, फ्रंटल लोब। जवाब नहीं मिला, हाँ या ना? यस सर, परफेक्ट। मुझे फटाफट बताइएगा, क्या आप सबको ब्रेन का पार्ट समझ में आ रहा है क्या? पहले इस ब्रेन के पार्ट का नाम बोलो, सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन, सेरिब्रम। कितने लोब में तोड़ा, 4। ये और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हम बाकी जानवरों से अलग हैं, तो हम भी जानवर, वी आर एनिमल्स, सोशल एनिमल्स, बस सामाजिक प्राणी हैं। बाकी जानवर समाज नहीं जानते, परिवार परिवार तो फिर भी जानते हैं। समाज क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, बाकी कोई नहीं जानता। एक भैंस है, वो अपने बच्चे की तो केयर कर लेगी, लेकिन दूसरा बच्चा आएगा, गद्दे लात मार के टू उड़ा देगी। वो ये नहीं कहेगी ओह ये भी भैंस है, मेरे समाज की है, वो नहीं सोचेगी। तो इंसान है तो जानवर, बस कैसा जानवर है, सोशल, सामाजिक। हम खुद को महत्व देते हैं, उसके बाद अपने परिवार को, उसके बाद अपने समाज को, सोसाइटी पे आ जाते हैं। तो हम एक सामाजिक प्राणी है। अब सुनना काम की चीज, हम बाकी जानवरों से अलग हैं। कैसे? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, लर्निंग हो रही है। अगर यहां मैं सब भैंस को बिठा देता और उनको यही नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा होता तो उनको समझ में आना छोड़ो, बैठती नहीं। अब तक गोबर कर कुर कर रवाना हो जाती। आप सब लोग बिल्कुल तल्लीनता से, कंसंट्रेशन से सुन रहे हो। हाँ सर, अरे वाह मजा आ रहा सर, कॉलेज में पढ़ा देते तो क्यों कोचिंग करनी पड़ती, ऐसा फीलिंग आ रही है आपके अंदर से। आप बिल्कुल अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हो, आपकी मेमोरी में सारी चीज़ें सेव हो रही है। बाकी जानवरों में ये नहीं होता, क्योंकि उनका ब्रेन और हमारा ब्रेन अलग है। हमारे ब्रेन में इस फ्रंटल लोब के आगे एक छोटा सा पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ये देखो अलग से जोड़ा गया है तो वही फ्रंटल लोब का पार्ट, लेकिन उसे अलग से जोड़ा गया। ये वाला मान लो कि होता तो ब्रेन यूं सीधा नीचे आ जाता, लेकिन ये देखो ब्रेन का छोटा सा पार्ट कहाँ निकला हुआ है, आगे। इस एक्स्ट्रा छोटे पार्ट को, है तो फ्रंटल लोब का ही पार्ट, इसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। सारे बोलिएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। कौन से लोब का पार्ट है, फ्रंटल। जवाब नहीं मिला, फ्रंटल। बेटा यही कंट्रोल करता है इंटेलिजेंस को, बुद्धिमानी को। इंसान सभी जानवरों से इंटेलिजेंट है। शेर, चीता, हाथी, भालू, सियार, लोमड़ी, बरगद, चूहा, वॉट एवर द एनिमल्स इज, हम सब से क्या है, इंटेलिजेंस। क्योंकि हमारे पास कौन है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। इसलिए इस एरिया को किस नाम से बुलाया जाता है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। जोर से बोलिएगा, सीट ऑफ इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन का जवाब देना। सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज, ऑप्शन ए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी फ्रंटल लोब, ऑप्शन सी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल लोब। तो जवाब क्या होगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगला क्वेश्चन सुनो, सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। जवाब क्या होगा, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है, फ्रंटल। अगला क्वेश्चन सुनो, सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड।
जवाब क्या होगा? सेरिब्रम। अरे हाँ है ना? यस सर, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, कोचिंग वालों ने रटवा दिया। सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सेरिब्रम, सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सेरिब्रम। अगले एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सेरिब्रम, ऑप्शन बी फ्रंटल लोब, ऑप्शन सी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। जवाब दो। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। गलत हो गया, क्योंकि जिसने रटवाया उसने तो खुद ने रटा था कि हाँ यार ये क्वेश्चन आया हुआ, इस किताब में आंसर सेरिब्रम मान रखा है। अब वो सेरिब्रम सेरिब्रम पढ़ा रहा है, जबकि सेरिब्रम तो थर्ड प्रायोरिटी थी, उसमें ऑप्शन ही नहीं थे, तो कहाँ से सेलेक्ट करते? ये होती है कंसेप्चुअल स्टडी। याद रखिएगा, जो एग्जाम आप देने जाएंगे ना नॉर्सेट प्री, वो सारा इंटेलिजेंस का, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सबसे ज्यादा काम में लेता है वो सारा कॉमन सेंस आईक्यू का पेपर होगा। प्री हमेशा आईक्यू का होने लग गया। पेशेंट आया, अब उसके था ये था ये था ये था, बताओ क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे लास्ट में क्या करोगे, ऐसा करके आएगा। इसके ऑपोजिट मेंस जो होता है वो बिल्कुल सटासट नोट्स में से मेंस देख के आओगे, कहोगे ये देखो सर ये लाइन पूछी थी, ये पॉइंट पूछा था, सीधा सीधा अंडा कर दोगे नोट्स में। नॉर्सेट सिलेक्शन के लिए आपको प्री क्लियर करना है, मेंस की जिम्मेदारी खुद। मेंस नोट से पास हो जाते हैं, प्री भी नोट से आता है, लेकिन प्री नोट्स के ऊपर स्किल डेवलप करवाता है। वो याद रखेगा, फेल करना भीड़ किस में होती है, प्री में या मेंस में? 1.5 लाख लोग क्या एग्जाम देंगे? प्री। उसमें से बाद में 20-22 हज़ार क्या देंगे? मेंस। तो ज़्यादा भीड़ किस में? प्री में। इसलिए प्री में वो भीड़ लगाने के लिए कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन डालता है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन डालता है। पहले दिन सलाह दे रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, टीचर से क्वेश्चन पूछना सीखो। सर एक पेशेंट है, सर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया बाई चांस मानो, और आपने कहा कि सर उसको सबसे पहले हम ग्लूकोज देंगे। अगर पेशेंट बेहोश है तो क्या करेंगे सर, कैसे ग्लूकोज देंगे? वो कहेंगे फिर आईवी रूट से ग्लूकोज। सर ग्लूकोज देंगे और ग्लूकोज हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, अचानक ज़्यादा ग्लूकोज दे दिया तो वो कहेगा नहीं, ग्लूकोज के साथ इंसुलिन भी देंगे, ऐसे करके। इज इट क्लियर और नॉट? यस। तो सिंपल सी बात है। तो ऐसे करके आपको तर्क डेवलप करने प्री के लिए। मेंस के लिए तो लाइन बाय लाइन आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं क्लास पे क्या करना जरूरी है? कंसंट्रेशन, फुल फोकस, फुल फोकस। नोट्स की चिंता मत करना। नर्सिंग, मुझे अगर एक बार मुझे मौका मिले तो सब नर्सिंग वालों को मैं 6 महीने की जेल करवा दूं, और एक ही शर्त पे छोड़ूं कि हम नोट्स का मोह त्याग देंगे, नोट्स बनाने की चिंता नहीं करेंगे, तभी जेल से बाहर आओगे, नहीं तो 6 महीने जेल काटनी पड़ेगी। पता नहीं नर्सिंग के बच्चियों को नोट्स से इतना लगाव क्यों होता है। टीचर आया, टीचर ने बोर्ड पे लिखा, समझा रहा, फिर भी बच्चा लिख रहा है। टीचर ने साइड में कर दी, अगली स्लाइड निकाल दी, तो बगल वाले की कॉपी खींच के नोट्स पूरे होने चाहिए। टीचर बाढ़ में जाए। टीचर कहां से पढ़ा रहा है? किताबों से। माँ के पेट से तो सीख के नहीं आया। तो हम किताबें बता देते हैं, नोट्स बना लो, जाओ कोचिंग पूरी, फीस जमा कराओ, दूसरे दिन कोचिंग पूरी, केवल नोट्स ही चाहिए। तो कोचिंग टीचर के लिए होती है, नोट्स के लिए नहीं होती, याद रखिएगा। और आपको यहाँ तो खासकर नोट्स की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि यहाँ मैंने जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ना बोर्ड पे, आप गौर से देखो, मैं इरेज नहीं कर रहा, मिटा नहीं रहा हूँ। आगे से आगे नई स्लाइड आ रही है, इस सब का PDF बनेगा और आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी। घर जाके देखोगे तो ये सारे के सारे नोट्स एज इट इज, ये सारी के सारे जो हमने पढ़ा है अभी से लेके अब तक, ये सारा आपके पास अवेलेबल होगा। देखो, रिवाइज करो, इनसे देख के नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, वो आपकी इच्छा। और दूसरा, नोट्स के लिए हम लोग यहाँ क्या देते हैं? वर्कबुक देते हैं। उसमें 20 to 30% लिखा है, तो आपको 20 से 30% तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, टेबल बनी हुई है। किसी को वर्कबुक नहीं चाहिए तो प्लेन नोटबुक्स लियो, प्लेन नोटबुक्स में नोट्स बनाओ, आपकी इच्छा। सलाह हम वर्कबुक की देते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उससे क्या है कि टीचिंग पे फोकस ज़्यादा रहता है आपका, मैक्सिमम सब है। चलो अपने टॉपिक पे आओ वापिस। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसे क्या कहते हैं? सीट ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि ये किसको कंट्रोल करता है? इंटेलिजेंस को, बुद्धिमानी को कंट्रोल करता है।
यानी फ्रंटल लोब के दो काम हो गए, एक तो फ्रंटल लोब कैसी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, मोटर, और दूसरा फ्रंटल लोब किसको कंट्रोल करेगा, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करेगा। सर जैसे इंटेलिजेंस बता दो कैसे कैसे, यहां से क्वेश्चन आया था, गौर से सुनना, कैसे कैसे। अभी भी बताया, लर्निंग, कोई भी चीज आप जो याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसमें किसका रोल है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का। अभी जो भी आप पढ़ रहे हो ना, मेमोरी, जो भी चीज सीख रहे हो ये सीधी जाके मेमोरी में सेव हो रही है। कौन सी मेमोरी में सेव हो रही है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सीधी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में सेव हो रही है। टक। अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन के साथ आप बैठे हो, कंसंट्रेशन, किसी एक चीज में फोकस, ध्यान। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बेटा चलो अपन पूजा कर लेते हैं, दो जने आगे आ जाओ, वो बच्ची उठ के आ गई है, वो उठ के आ गए। दिस पर्सनैलिटी इज एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मैं कहूँगा ले बेटा खड़ा हो जा, नहीं, अरे प्लीज नहीं, ऐसा करता रहेगा। वो कौन सी पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। तो किसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, याद रखिएगा, ये कौन डिसाइड करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसके अलावा सोशल बिहेवियर, आपका सामाजिक बिहेवियर। मेरे सामने मम्मी आएगी तो मैं पैर छूंगा, मम्मी। मेरे सामने मेरे बड़े दीदी आएंगे, उनके पैर छूंगा, दीदी। मेरे सामने मेरी बेटी आएगी तो गले लगा लूंगा, हाथ फेरूंगा सर पे, अरे बिटिया। मेरे सामने वाइफ आई तो वाइफ की तरह ट्रीट करूंगा। मेरे सामने बुआ जी आई तो बुआ जी की तरह ट्रीट करूंगा। मेरी कोई बैचमेट आई तो बैचमेट की तरह ट्रीट करूंगा। कोई कलीग होगी तो कलीग की तरह ट्रीट करूंगा। यानी है तो सब फीमेल्स, लेकिन सबके साथ मेरा सोशल बिहेवियर अलग अलग है। जैसा उनका सोशल रोल है उसके अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर है। मैं माँ वाला बिहेवियर वाइफ के साथ नहीं कर सकता और वाइफ वाला बिहेवियर बहन बहन के साथ नहीं कर सकता। अलग अलग रोल है। ये डिसाइड कौन करवाता है किसके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एल्कोहल इसको सप्रेस कर देती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। दारू, जिस दिन कोई बंदा दारू पीता है, एल्कोहल कंज्यूम करता है, उसका कौन सा सेंटर सप्रेस हो जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस हो जाता है। अब वो क्या भूल जाता है, सोशल बिहेवियर। इसी वजह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ। वो बच्ची, लास्ट बच्ची बची, उसको रैप करके बुरी तरह मार के रोड पे फेंक दिया गया। तो क्या वो बस ड्राइवर वही था, वो पिछले 5-6 साल से गाड़ी चला रहे थे, कंडक्टर वही था, क्या उनमें गाड़ी में कभी फीमेल नहीं बैठी? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट सवारी फीमेल बची? हुआ था, कई बार हुआ था। लेकिन तब तक वो उन्होंने कभी गाड़ी में दारू नहीं पी थी। आखिरी सवारी उतरने के बाद घर जाके दारू का सेवन किया था, लेकिन उस दिन उन्होंने गाड़ी में ही दारू पी ली थी। उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस हो गया। वो भूल गए कि सोशल बिहेवियर कैसा होता है, बस में बची हुई आखिरी सवारी फीमेल सवारी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, वो भूल गए और यह केस हुआ। तो डियर याद रखिएगा, सोशल बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और काम की चीज सुनिएगा, प्लान ऑफ एक्शन सबसे जरूरी, सबसे जरूरी प्लान ऑफ एक्शन आप बना के आए हो। आज जाऊंगा मैं, सुबह डेमो है वहां डेमो लूंगा, शाम को वहां डेमो है वहां डेमो ले लूंगा, फिर मैं अंतर कर लूंगा, फिर मैं फीस जमा करा दूंगा, फिर 7 महीने पढ़ लूंगा, फिर ये वो पूरा प्लान सेट है। किसने करवाया? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने करवाया। हाँ, मैं सुबह Z2F में जाऊंगा, डेमो लूंगा, डेमो पसंद आ गया तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अकेले अच्छी पढ़ाई कर लूंगा। ऐसे मत करना, हमारे बीबी बच्चे उनका पेट भी पालना में। इज इट क्लियर? चलिए, गुड थिंग शुड बी स्प्रेड। अच्छी चीजें हमेशा फैलाई जानी चाहिए, उससे बढ़ता है। इज इट क्लियर? चल, अब काम की चीज सुनो बेटा, प्लान ऑफ एक्शन। मान के चलिएगा मैं कहीं खड़ा हूं और मैंने दूर देखा एक छोटा सा बच्चा 1.5-2 साल का क्राउलिंग करता हुआ, रेंगता हुआ जा रहा है। चबूतरा बना हुआ है, चबूतरे पर रेंग रहा है। मैं कह रहा हूं वहां जा रहा है, कीड़ा जा रहा है। ओ, चबूतरा तो खत्म होने वाला है, अगर बच्चा 2 कदम और आगे बढ़ा तो गिर जाएगा। अगर मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम कर रहा है, मैं देख रहा हूं बच्चा गिरने वाला है, मैं चिल्लाऊंगा ओए चलो, हेलो, ओए मुन्ना मुन्ना, हेलो हेलो। बच्चा देखेगा कौन है ये, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। इसका मतलब वो अब चलना रुक जाएगा, मुझे देखेगा।
तब तक मैं भागूंगा और पकड़ के उसे उठा लूंगा, ये लो मैंने गिरने से बचा लिया। अगर दारू पी रखी होती या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंजर्ड होता, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्ट्रोक आ गया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खत्म हो गया, अब मुझे दिख रहा है बच्चा जा रहा है गिरने, वो गिर गया। छोरे का बाप आया, उठाया, मेरे पास आया, हरामखोर खड़े खड़े देख रहा था मेरा बच्चा गिर रहा है, कुछ किया क्यों नहीं? यार मुझे कुछ सूझा ही नहीं क्या करना चाहिए, दिख तो रहा था बच्चा गिर रहा है, लेकिन कुछ मेरे से तो यार कुछ हुआ ही नहीं, क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मुझे? 3 चीजों से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस हो जाता है। पहला, जब इंजर्ड होगी, टूट गया, मर ही गया, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करेगा, एल्कोहल की वजह से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करेगा। तीसरा, स्ट्रेस, जोर से बोलो, जब आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कौन कम हो जाता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब आपको नहीं सूझता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने बहुत बार देखा है ना कि एक चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस वाला भाग रहा है, ठीक है, चोर भागता भागता दीवार के ऊपर से घर में घुस गया, पुलिस वाला मोटा है, पुलिस वाला भी दीवार पे चढ़ रहा, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि बगल में दरवाजा है, मैं दरवाजे से घुस सकता हूं। वो 15 मिनट से उस दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि बगल में ही दरवाजा है, वो दरवाजे से, चोर तो इमरजेंसी में कूद गया, ये तो आराम से दरवाजे से पीछे भाग सकता था, लेकिन स्ट्रेस की वजह से कि पकड़ना ही पकड़ना, पकड़ना ही पकड़ना, वो दीवार पे चढ़ रहा है। चोर दरवाजे से बाहर निकल गया, भाई साहब क्या कर रहे हो, मैं आगे जा रहा हूं, इधर से आ जाओ, ये लो साहब। याद रखा, दिस इज स्ट्रेस। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स किससे सप्रेस होता है? एग्जाम में स्ट्रेस से 5 से 7 क्वेश्चन गलत होते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे नॉर सेट का, 8 बज गए, मेरा कंप्यूटर तो चला ही नहीं, अरे सर मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा सर, बीच में कंप्यूटर चूं चूं करेगा, सर मेरा कंप्यूटर चूं चूं कर रहा है, सर सेव होगा सारा उठ गया, पानी की बोतल रख रखी बगल में, कर सर प्यास लग रहा है पानी पिलाओ, बोतल तो रखी है बावड़े। दिस इज स्ट्रेस। हम आपके इतने टेस्ट क्यों लेते हैं? वो 7 क्वेश्चन सही करवाने के लिए, जो स्ट्रेस की वजह से एग्जाम में गलत हो जाएंगे। रोजाना टेस्ट दो, दिन में 3 टेस्ट दो, हर 7वें दिन टेस्ट दो, साला स्ट्रेस रहेगा कहाँ? इतने एग्जाम हो जाने चाहिए कि जब नॉर सेट का एग्जाम दो तो लगे ये तो वही Z2F का डेली एग्जाम दे रहा हूं, काम खत्म। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलिए टॉपिक पे आ जाइएगा, प्लान ऑफ एक्शन को। अच्छा अब सुनो, नॉर सेट 8 का क्वेश्चन, उसने इमेज दी थी, लिख दिया था A, B, C और D, और क्वेश्चन था स्ट्रोक टू विच एरिया कोजेज चेंजेज इन पर्सनैलिटी। किस एरिया में स्ट्रोक आने पे पर्सनैलिटी में चेंज हो जाता है, A, B, C या D? ये कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसके टूटने से क्या आ जाता है? पर्सनैलिटी में चेंज। अगर वो पूछे कि प्लान ऑफ एक्शन किसके टूटने से खराब हो जाता है, अटेंशन, कंसंट्रेशन, लर्निंग, मेमोरी, सोशल बिहेवियर, तो जवाब क्या होगा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ या ना? यस, परफेक्ट। एक टॉपिक से हटके थोड़ा सा साइड में जाके एक चीज बता दूं, आपने कहा कि मेमोरी कहां, अच्छा एक चीज और, इमोशन, इमोशन कंट्रोल, इमोशंस पे कंट्रोल भी कौन करवाता है बेटा जी बोलिएगा? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करवाता है। मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टकाटक काम कर रहा है। मैं घर गया, घर जाते ही बैठा सोफे पे और मैंने बेटे को कहा, अरे बेटा थोड़ा पानी लेके आना पीने के लिए। बच्चा गया, ट्रे में गिलास रख रखी है, आ रहा है, टीवी की तरफ मुंह फाड़ता हुआ आ रहा है, पैर टकराया और गमीड़ गिर गया। मैंने बोला इधर कम यार, कान पे पड़ेगी, एक ध्यान नहीं देता, पानी लेके आता, सामने देखना चाहिए, टीवी बाद में देख लेते, ऐसे करके मैंने उसे बता दिया। हेलो, हेलो,
चलिए देखिएगा बेटा जी, इमोशंस पे कंट्रोल करना। मैंने उस बच्चे को कहा क्यों पानी गिराया, टीवी में नहीं देखते, सामने देखते, चल जा। फिर थोड़ी देर में वो आया, पापा हाँ मन बोल, मेरा रिजल्ट आया आज। मैंने कहा वेरी गुड, क्या है? पापा मेरी फर्स्ट रैंक आई। अरे मैंने कहा शाबाश, इधर गले लग, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड, बोल क्या चाहिए, भेज दिया उसको, ओके डन। मैंने इमोशन सीखी, एक बार गुस्से का इमोशन निकाला, एक बार प्यार का इमोशन निकाला, एक लिमिट में निकाला। अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज है, दारू पी रखी है, स्ट्रोक आ रखा है, बच्चा गिर गया, पानी लेके आ रहा था, गिर गया, आराम खोर, पानी गिरा दिया, दे उठा के रोड पे फेंक दिया, छोरे को, बच्चे को फेंक दिया। गुस्सा आ रहा है, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स गुस्से को क्या कर रहा था, कंट्रोल। अब वो कंट्रोल याद रखेगा, एक्सेसिव एंगर। बच्चा है, पापा मेरी फर्स्ट, और गले में इतना जोर से गला लगाया, बेचारी की पसलियां तोड़ दी, रिब्स फ्रैक्चर कर दिया। इमोशंस पे कंट्रोल खत्म हो गया, किसके डैमेज होने से, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपको एक एक फंक्शन याद रखना है, लर्निंग, कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी, पर्सनालिटी, सोशल बिहेवियर, इमोशन कंट्रोल और प्लान ऑफ एक्शन। ये सब कुछ कौन करता है बेटा जी, बोलिएगा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या सारा सेरिब्रम समझ में आ गया क्या, कि किस ब्रेन के किस पार्ट में इंजरी से क्या होगा, सेरिब्रम में खासकर। एक बार रिवाइज कीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ एक बार पढ़ाने के बाद। बताइए ऑक्सीपिटल लोब में विजन, बताइए पैराइटल लोब में सोमेटोसेंस, सोमेटोसेंस का नाम बोलो, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, काइनेस्थीसिया, और एक इंसुलिन ना हो तो टेस्ट। हाँ है ना, यस, परफेक्ट। टेम्पोरल का बोलिएगा, हियरिंग, बैलेंस और स्मेल, हियरिंग, बैलेंस एंड स्मेल, परफेक्ट। फ्रंटल का बोलिएगा, मोटर एक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस। हाँ या ना, यस। और ये रहे सारे इंटेलिजेंस के कंपोनेंट। क्या समझ में आए क्या बेटा जी, कौन सी मेमोरी की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म। ये मैं टॉपिक से अलग जाके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी, सुनिएगा, दिस इज सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। कितने लोग, 4। अच्छा बताया था ना, कुछ लोग इसके अंदर भी धसे रहते हैं, सेरिब्रम के नीचे फंसे रहते हैं। हाँ या ना, यस सर। कौन कौन रहता है, नाम बताना, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, और किसका परिवार, थैलेमस का परिवार। थैलेमस और उसकी वाइफ हाइपोथैलेमस, एक बच्चा एपिथैलेमस, एक बच्चा मेटाथैलेमस, वो सब भी यहाँ फंसे रहते हैं। ये सभी कुछ यहाँ धसे हुए इसके अंदर, सबको भूल जाओ। एक बार मुझे केवल एक नाम याद रखने दो, कौन, लिम्बिक सिस्टम। जवाब नहीं मिला, लिम्बिक सिस्टम। इस लिम्बिक सिस्टम में एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है हिपोकैम्पस। सारे नाम बोलिएगा, हिपोकैम्पस। चलो, इसका काम भी क्या होता है अब समझ में आएगा। अब देखो, अभी जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो कहाँ सेव हो रहा है, सारे बोलो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में। कौन सी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ समय के लिए याद रहेगा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है कि 16वें दिन, खोल दो बेटा गेट खोल दो, हो सकता है कि 16वें दिन उड़ जाए, गायब, 16वें दिन मेमोरी से गायब हो जाए। 15 दिन रहेगा, 16वें दिन गायब हो जाएगा, 17वें दिन गायब हो जाएगा। ऐसे करके मेमोरी लॉस हो सकता है। अरे यस और नो, यस सर। लेकिन सर आपको तो परमानेंट चीज़ याद है, आपको तो 16वें दिन गायब हो ही नहीं रही, 19 साल से पढ़ा रहे हो। आंख बंद कर दो, बोलो नर्वस सिस्टम दे दमादम चालू। यही तो किया मैंने क्लास चालू होने से पूछा, बताओ क्या सिस्टम पढ़ना है, ये पढ़ना है, लो चालू। आपको कैसे याद है, क्योंकि चीज़ें अब मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं है, लॉन्ग टर्म परमानेंट मेमोरी में चली गई है। अब चीज़ें मेरी परमानेंट मेमोरी में से हो गई है। पता है परमानेंट मेमोरी कहाँ होती है, परमानेंट मेमोरी होती है इस फ्रंटल लोब में पीछे की तरफ, पैराइटल लोब में अपनी परमानेंट मेमोरी, ऑक्सीपिटल लोब में अपनी परमानेंट मेमोरी, टेम्पोरल लोब में अपनी परमानेंट मेमोरी, सेरिबेलम में अपनी परमानेंट मेमोरी। बाकी के ये जो लोब और सेरिबेलम है, इनमें अलग काम करने की, एक्टिविटी की। देखिए बचपन में छोटा बच्चा चलता था, दिमाग से गिर गया। अब देखो आंख बंद करके चलने को कहूँ, चल रहा हूँ, क्योंकि चलने की जो एक्टिविटी है वो कहाँ से होगी, मेरी मेमोरी में सेव है। ब्रेन सीधा कहता है मेमोरी से उठा और चला दो। हर काम की मेमोरी सेव होती है, याद रखेगा। चलना फिरना करना बोलना। छोटा बच्चा बोलता पापा
बगल के घर जाता है, एक छोटा सा बच्चा पड़ोस के घर पे जाता है खेलने के लिए। बच्चा है 4 साल का, उधर बच्ची है 3 साल की। वो उसके घर पे खेलने जाता है और वहाँ जाके बोलता है, मैं आटा हूँ तू रोटी है। उस बच्ची के बाप को गुस्सा आ गया, हरामखोर, 4 साल का ऐसी बातें कर रहा है, मैं आटा हूँ और तू रोटी है। वो पकड़ के लेके आया, अपने बच्चे को संभालो, मैं कल से मेरे घर मत भेजो, ये बिगड़ रहा है आपका बच्चा। 4 साल का क्या बिगड़ रहा है? हाँ ये ऐसे बोलता मैं आटा हूँ और तू रोटी है। अरे भाई साहब ये तुतला के बोलता है, ये बोलना चाह रहा था कि मैं आता हूँ और तू रोती है। कहाँ आप आटा और रोटी लेके बैठ गए? अब वो नहीं तुतला था, फर्राटेदार बोलता है, क्योंकि बोलने की क्या सेव हो गई? मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। अपनी अपनी जगह गौर से सुनना, फ्रंटल लोब में भी होती है, पैराइटल में भी होती है, ऑक्सीपिटल में भी होती है, टेम्पोरल में भी होती है, और सेरिबेलम में भी परमानेंट मेमोरी होती है। तो कोई तो बंदा ऐसा होगा जिसने शॉर्ट टर्म मेमोरी को किस में कन्वर्ट कर दिया? परमानेंट मेमोरी में। और उस कन्वर्ट करने वाले बंदे का नाम क्या होता है? हिपोकैम्पस। अभी जो कुछ आप पढ़ रहे हैं सबको याद हो गया, अगर मैं खड़ा करके पूछूं तो सब एचजीटी सुना दोगे। कौन सी मेमोरी में है? शॉर्ट टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म की फिक्स कैपेसिटी मान के चलो 1 GB। 1 GB तो पिछले अगले 10-15 दिन में भर जाएगा। फिर आई नई चीजें सेव करनी पड़ेगी। जब फोन की मेमोरी भर जाती है और नई फोटो लेनी हो तो क्या करते हो? जब फोन की फोटो क्लिक की और लिखा रहा है मेमोरी फुल, तो क्या करते हो? पिछली वाली में से कुछ, बस ब्रेन भी यही करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ लिया, सेव हो गया। अब जैसे ही नर्वस चालू किया, ब्रेन कह रहा है मेमोरी फुल, टिक, येलो, ऑटो डिलीट। डाइजेस्टिव का सुपड़ा, अब नर्वस याद हो रहा है। बच्चे आके कहते हैं सर जब पढ़ा था तब तो सब याद था, अब ऐसा लग रहा कुछ याद ही, क्योंकि आपने परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं किया, उसे टेम्पररी मेमोरी में सेव किया था और वहां से तो उड़ गया वो। तो सर कोई तरीका उसे परमानेंट मेमोरी में सेव करने का? हाँ, रिश्वत दो, खर्चा करो। किसको रिश्वत दो? हिपोकैम्पस। ये टेम्पररी को उठा के किसमें सेव करता है? परमानेंट। और पता है इस रिश्वत का नाम क्या है? जिसने ये कला सीख ली उसे कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। आप कोचिंग कर रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, हमें किसने कोचिंग की? हमने कौन सी कोचिंग की? हमने तो कोई कोचिंग नहीं की, हमने तो किसी से नहीं पढ़ा, हमने तो खुद पढ़ा और हम पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमने इसे पैसा दिया, इसको काम में लिया। किसको काम में लिया? 19 साल से नर्वस सिस्टम बढ़ा रहा हूं, समझ लो कितना रिवीजन किया है। तो चीज ऐसी सेव हो गई। इसका एग्जांपल सुन लो। एलकेजी क्लास में क्या पढ़ा था आपने? नर्सरी में क्या पढ़ा था? ABCD। एलकेजी में ABCD, यूकेजी में ABCD, प्रेप में ABCD, फर्स्ट क्लास में ABCD। बस A फॉर एप्पल और एप्पल की स्पेलिंग आ गई। नर्सरी से ये हो रहा था, एक लड़का या लड़की, ठीक है, जिसकी आवाज़ थोड़ी बुलंद हो, जिसको जो अच्छा याद करता हो उसको खड़ा कर देते थे, वो आ जाता था सामने। A फॉर एप्पल, सारी क्लास उसके पीछे पीछे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर। नर्सरी में यही किया, प्रेप में यही किया, एलकेजी में किया, यूकेजी में किया, फर्स्ट में किया। 4 से 5 साल एक ही चीज़ बोलते रहे, A फॉर। अब अगर हम 99 ईयर के हो गए, 100 साल के हो गए, मरने वाले हो गए, और हमसे कोई ABCD पूछ ले, हम ABCD सुना देंगे। क्योंकि ABCD कहाँ सेव है? परमानेंट मेमोरी में सेव है। कौन सी मेमोरी में? परमानेंट मेमोरी। नर्सिंग को भी ऐसे ही परमानेंट मेमोरी में सेव करना है। तकलीफ यह है कि सारी कोचिंग सभी भर जाएगी। हर कोचिंग में बच्चा पढ़ रहा है, याद रखेगा, कहीं कुछ गलत पढ़ रहा है, कहीं सही पढ़ रहा है, कहीं कम पढ़ रहा है, कहीं ज़्यादा पढ़ रहा है। लेकिन वो सिलेक्शन कम क्यों रह जाते हैं? क्योंकि बच्चे क्या नहीं कर रहे? रिवीजन नहीं करे। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो और टॉपिक समझ में नहीं आए, मैंने तो पहली बार में नहीं आया, इसका मतलब कोचिंग की गलती है, टीचर की गलती है। सर कंटेंट ही कम है, इसका मतलब टीचर की गलती है। एक बार कंटेंट पूरा था, सब समझ में आ गया, अब मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहा, 1 महीने बाद याद नहीं आ रहा, इसका मतलब कोचिंग की मिस्टेक नहीं है। किसकी मिस्टेक है? स्टूडेंट की मिस्टेक है कि उसने क्या नहीं किया?
रिवीजन। और ये चीज़ हमने Z12 की फैकल्टी में कूट कूट के भरी हुई है। हम आपको क्लास में ही क्या करवाएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसको 4 से 5 बार बोलेंगे, बुलवाएंगे, हम बोलेंगे, आपसे बुलवाएंगे, टेढ़े मेढ़े करके। जैसे आपने गौर देखो, घर जाके वीडियो देखना, रिपीट करना। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ये 4 से 5 बार बुलवाया मैंने अलग अलग एंगल से। गौर से याद करके देखो। प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन में क्या क्या आता है? जोर से बोलो। TT, PPV, PK। ये कितनी बार बुलवाया मैंने आपसे? कौन कौन सी चीज़ें होती है? यही तो है रिवीजन। जितनी ज़्यादा बार आप हमारे साथ बोलोगे, याद रखिएगा, चीज़ें यहीं क्लासरूम में ही आपकी टेम्पररी मेमोरी से उठ के कहाँ चली जाएगी? परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। बस कोई सा भी कोर्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कैसी भी लर्निंग करो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या? रिवीजन। नहीं तो पढ़े पढ़ाए पे सारे पे पानी फिर जाएगा। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट, इन सब के पार्ट पता चल गए, फंक्शन पता चल गए क्या? चलो अगले पार्ट करते हैं सेरिबेलम की। किस किस के फंक्शन पता चले मुझे बताओ, मैं खुद भूल गया। ये देखिएगा सर, सेरिब्रम के 4 लोब हैं, चारों के पता चल गए, वेरी गुड। अब बात करते हैं किसकी? सेरिबेलम की। दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या काम होता है? सेरिबेलम का काम होता है बेटा जी कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका ऑर्डर कौन देता है? बताया था, मोटर एक्टिविटी कौन करता है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ऑर्डर दे देता है। जैसे सभी अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करो, सारे, एवरीवन रेज योर लेफ्ट हैंड। चलिए अब राइट को नीचे करो। राइट तो नीचे ही था, अरे ध्यान ही नहीं दिया आपने। क्लियर है, लेफ्ट ऊपर करा, राइट नीचे से, राइट तो नीचे ही था। ये होती है कंसंट्रेशन। इस पे काम करना है आपको क्लास में। क्या टीचर बोल रहा है ये बहुत अच्छे से सुनना है। बस यहाँ हम बोल के बचीड़ लगाते हैं, एग्जामिनर लिख के बचीड़ लगाता है। हमेशा याद रखना, आप कहीं से जा रहे हैं, अचानक एक लड़की मुड़ी और आपकी तरफ स्माइल देके चली गई। वो देखो, उसने कहा मजा आ गया सर, क्योंकि उसने ये फील किया कि वो मैं अच्छा लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ, वो मुझे पसंद करती, इसलिए स्माइल देके गई। हो सकता है तो जोकर लग रहा हो, इसलिए वो मुस्कुरा के गई हो, जोकर ऐसे हंस के गई हो। लेकिन आप ये कभी खुद ये नहीं बोलेंगे कि मैं जोकर लग रहा हूँ इसलिए हंस के गई है। आप क्या बोलेंगे? मैं हीरो लग रहा हूँ इसलिए मुस्कुरा के गई है। यानी आप हमेशा वही सोचते हैं, वही सुनते हैं, वही देखते हैं, वही पढ़ते हैं जो आपको पसंद हो, आप चाहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 लाइन का, उसका मतलब वही निकालते हैं जो आपको पता है। उसमें एक्सेप्ट नोट दिखते ही नहीं है। बाहर आके बच्चा कहता वो क्वेश्चन था ना यार एक्सेप्ट वाला। एक्सेप्ट वाला कौन सा आ गया? एक भी क्वेश्चन एक्सेप्ट का नहीं था। वो तो साले पहला ही क्वेश्चन एक्सेप्ट का था। है क्यों पता नहीं चला आपको? क्या आपको पढ़ना नहीं आता? आता है, लेकिन आप पढ़ते वही हो जो एक्चुअली पढ़ के आए हो, वही आप वहाँ उम्मीद करते हो, और वैसा ही होता है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ राज छुपा होता है, हमें उस राज को पहचानना और उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये प्रैक्टिस से आएगा। क्लासरूम में भी प्रैक्टिस होगी बोल बोल के, और बाकी क्वेश्चन को देख देख के प्रैक्टिस होगी। चलिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज को काम करने का ऑर्डर किसने दिया? एरिया नंबर 4। देखो, मेरी बाइसेप्स ने भी काम किया, ब्रेकियोरेडियलिस ने भी किया, यहाँ एक मसल होती है डेल्टोइड, उसने भी काम किया। तब जाके मेरा हाथ कहाँ गया? ऊपर। सीक्वेंस से पहले एक ने काम किया, फिर दूसरी ने काम किया, फिर तीसरी ने काम किया, मेरा हाथ ऊपर चला गया। एक्चुअल में फ्रंटल लोब ने तो ऑर्डर एक साथ निकाल दिए थे, जाओ रे तुम काम करो। किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, ये सीक्वेंस नहीं बताया। वो सीक्वेंस कौन बताता है? सेरिबेलम। वो सेरिबेलम बताता है। इसलिए जो काम होगा वो किससे होगा? बोलने के लिए ऑर्डर कौन निकाल रहा है? फ्रंटल लोब। इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन बोलने के लिए पहले जीभ नीचे होनी चाहिए, एक ऊपर होनी चाहिए, एक पैलेट काम करना चाहिए, एक टीथ काम करना चाहिए, एक लिप्स पहले काम करनी चाहिए बाद में। ये ऑर्डर कौन डिसाइड करता है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का काम होता है मोटर एक्टिविटीज़ का क्या करना? कोऑर्डिनेशन करना। और अगर सेरिबेलम टूट गया तो अब एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी, उस घटना को क्या कहेंगे? एटैक्सिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
याद रखिएगा, एटेक्सिया ब्रेन के कौन से पार्ट के डैमेज होने से? सेरिबेलम। एटेक्सिया ब्रेन के किस पार्ट के स्ट्रोक से? सेरिबेलम के स्ट्रोक से। एक चीज और, दूरी का अनुमान, जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाना। ये बच्ची पास बैठी है, वो बच्चा दूर बैठा है, ये मेरा सेरिबेलम बता रहा है कि भैया ये पास है वो दूर है, ये कटोरी पास है ये कटोरी दूर है, ये सेरिबेलम बताता है। एल्कोहल के सेवन से एक तो कौन गायब हो गया? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सबसे आगे वाला, और एक सबसे पीछे कौन है? सेरिबेलम, ये भी सप्रेस हो जाता है। इसलिए तो आपने देखा होगा दारू पीने के बाद ऐसे चल रहा है, क्योंकि ऑर्डर तो पैदा कर रहा है कौन? फ्रंटल लोब, लेकिन उसको ऑर्डर में कौन अरेंज करता? अब सेरिबेलम ऑर्डर में अरेंज, इसलिए बंदे की चाल नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल चल तो रहा है लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं चल पा रहा। जी बिल्कुल होगा, टेम्पोरल में भी हो जाता है, लेकिन जो एल्कोहलिक गेट है, स्पेसिफिक एल्कोहलिक गेट, सीधी लाइन में नहीं चल पाना, वो केवल और केवल किसकी वजह से? सेरिबेलम। वो डिफरेंशिएशन बताएंगे हम दोनों गेट में कि दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। यहाँ जो एल्कोहलिक गेट होगा, स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल पाना, वो किसके सब प्रभावित होने से? सेरिबेलम। दूरी का, दारू वाले को देखो, दूरी का अनुमान नहीं लगा सकता, इसलिए तो कई बार तो फीमेल आ रही है सामने से, फीमेल आ रही है वो पिछली गली में, और वहीं वो रोड के साइड में खड़ा हो जाएगा ऐसे करके। आधा किलोमीटर दूर फीमेल आ रही है, वो सोच रहा बिल्कुल फीमेल पास आ गई, क्योंकि उसे दूरी का पता नहीं चल रहा। उसे नाली पार करनी है, उसे पता नहीं है कि नाली कितनी पास है और कितनी दूर है। वो सोच रहा नाली बिल्कुल पास में है, नाली थोड़ी सी दूर है। अब अगला पैर लंबा डालेगा और सीधा नाली के अंदर दे गपीड़, कि उसे दूरी का अनुमान नहीं रहता। जिसने अल्कोहल पी रखी है उसको खाना डालो थाली में, छोटे छोटे बाउल में डालो, कटोरियों में, 4 कटोरियाँ दाल कड़ी सब्जी ये वो, और चपाती रख दो। वो तोड़ेगा चपाती और वो कटोरी में डालेगा। अब बहुत बार देखना, उसे बोला पहले दाल खा, तो आधी बार तो चपाती दाल में जाएगी, आधी बार चपाती कड़ी में जाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि दाल की कटोरी कितनी दूर है और कितनी पास। दारू पीने वालों को देखो, एक आंख तो बंद कर लेते हैं, चपाती तोड़ लेते हैं, रियों देखते हैं कहाँ है। कई बार टेबल साफ करके खाएगा, कटोरी में जाएगी, रोटी को टेबल पर रगड़ रगड़ के खाएगा। तो याद रखिएगा, सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल फॉर जजिंग डिस्टेंस। अगर ये टूट गया तो दूरी का अनुमान नहीं हो पाएगा, और दूरी का अनुमान नहीं लगना क्या कहलाता है? डिस्मेट्रिया। जवाब नहीं मिला, डिस्मेट्रिया, डिस्मेट्रिया कहलाता है। पेशेंट को डिस्मेट्रिया हो जाएगा। हमारी आंखें एक फिक्स पैटर्न में घूमती है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, फिक्स पैटर्न। ऑर्डर कहीं से भी निकले, उन सब ऑर्डर को अरेंज करने का काम किसने किया? सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम इंजर्ड हो गया तो अब आंखों के एबनॉर्मल रैपिड मूवमेंट, जिसे क्या कहते हैं? निस्टैगमस, निस्टैगमस हो जाएगा, निस्टैगमस हो जाएगा। अगर सेरिबेलम टूट गया तो याद रखिएगा, पेशेंट की लिम्स में क्या आने लग जाएंगे? ट्रिमर्स। बैठा है, यूं बैठा है, उसे बोला पानी की बोतल देना, ट्रिमर्स। पानी की बोतल पकड़ाई, फिर बैठ गया, बैठ गया, अब ट्रिमर्स नहीं आ रहे। ट्रिमर्स कब आए? कब आए? कब आए? काम करते समय, ये काम का सोचने पर। इस प्रकार के ट्रिमर्स को कौन से ट्रिमर्स कहते हैं? इंटेंशनल ट्रिमर्स। जवाब दे दीजिएगा सारे, इंटेंशनल ट्रिमर्स। इंटेंशन, काम करने का क्या किया? इंटेंशन, सोचा काम करना है, तो क्या आने लगे? ट्रिमर्स। मूवमेंट के लिए क्या वर्ड काम में आता है? काइनेटिक। इसलिए कुछ लोग इन्हें कौन से ट्रिमर्स भी कहते हैं? काइनेटिक। ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सारी दुनिया पार्किंसोनिज्म पढ़ के जाती है। क्या पढ़ के जाती है? पार्किंसन। एक बीमारी होती है पार्किंसोनिज्म। उस पार्किंसोनिज्म में क्या प्रॉब्लम होती है? उसमें भी ट्रिमर्स आते हैं। तो सर इसमें सेरिबेलम वाले में और उसमें अंतर क्या है? वो कैसे ट्रिमर्स होते हैं? रेस्टिंग ट्रिमर्स। अगर एक बुजुर्ग जिसको पार्किंसोनिज्म है वो काम कर रहा है,
मोबाइल देना, ये लो, वापस रखना, ये लो, सर पे रखो, ये लो, नीचे रखो, ये लो, कोई ट्रिमर्स नहीं है। अब सो जाओ। क्या आने लग गए? कब आए? काम करते समय या रेस्ट करते समय? इस प्रकार के ट्रिमर्स को कौन सा ट्रिमर्स कहते हैं? रेस्टिंग ट्रिम। ये कैसे होते हैं? पिल रोलिंग, फ्लैपिंग, वो आगे की बातें हैं। हाल फिलहाल मूवमेंट के समय या रेस्ट के समय की बात कर रहा हूँ। तो पार्किंसोनिज्म में कैसे ट्रिमर्स आते हैं बेटा जी, बोलिएगा? रेस्टिंग ट्रिमर्स आते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट सेरिबेलम के डैमेज होने से कैसे ट्रिमर्स आते हैं? इंटेंशनल या काइनेटिक ट्रिमर्स आते हैं। अरे हाँ या ना? यस सर, परफेक्ट। ये छोटी सी बेसिक जानकारी। एक बार, टाइम हो गया मेरा, ठीक है, एक बार जितना मैंने पढ़ा है मेरे साथ रिवाइज करके बताइएगा। जो कुछ आज आपने पढ़ा, कौन सा सिस्टम का तो पॉइंट पढ़ा? नर्वस सिस्टम। कितने कंपोनेंट में तोड़ा? 2। कौन कौन सा? सीएनएस एंड पीएनएस। पीएनएस में कौन सी नर्व? क्रेनियल नर्व। और कौन सी? स्पाइनल नर्व। कितने जोड़ी? 12 पेयर्स। कितने जोड़ी? 31 पेयर्स। अरे हाँ या ना? यस। सीएनएस में कौन कौन आता है? ब्रेन। और ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहले पार्ट का नाम सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के कितने पार्ट? 3। कौन कौन सा? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला। सेरिब्रम में कितने लोब हैं? 4। फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल का काम बोलो? मोटर एक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस, परफेक्ट। पैराइटल का काम बोलो? सोमेटोसाइंस एंड टेस्ट। ऑक्सीपिटल का काम बोलो? विजन। टेम्पोरल का काम बोलो? हियरिंग, बैलेंस और स्मेल। हाँ या ना? यस। इसका काम बोलिएगा सेरिबेलम का? मोटर एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन, जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाना, और भी बहुत सारे, रिदमिक रैपिड एक्टिविटी को कंट्रोल करना, डिसडाइडोकोकाइनेशिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिटेल में, क्योंकि पूरा तो 60 घंटे लगता है पढ़ाने में, ठीक है, तो कुछ कुछ कंसाइज करने की कोशिश की मैंने। इस तरह ये छोटी सी बेसिक चीज़ें मेरे साथ आपके साथ शेयर की। एक क्वेश्चन और बताइएगा, टेम्परेरी मेमोरी कहाँ से होती है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और परमानेंट मेमोरी? नहीं, परमानेंट मेमोरी से होती है फ्रंटल लोब में, पैराइटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में, टेम्पोरल लोब में एंड सेरिबेलम। उस टेम्परेरी को परमानेंट में कन्वर्ट कौन करता है? हिपोकैम्पस। कौन करता है? हिपोकैम्पस। याद रखिएगा, परमानेंट मेमोरी हिपोकैम्पस में सेव नहीं होती। हिपोकैम्पस तो टेम्परेरी को परमानेंट में सेव करता है। यानी अगर हिपोकैम्पस टूट गया तो बंदे को कुछ समय के लिए चीज़ें याद रहेगी, फिर मिट, यानी पुरानी सारी चीज़ें याद है क्योंकि पुरानी परमानेंट बन चुकी। अब हिपोकैम्पस टूट गया तो नई परमानेंट मेमोरी डेवलप नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे एंटीरोग्रेड एमनेजिया हो जाता है, भविष्य में एमनेजिया हो जाएगा, भविष्य की चीज़ें याद नहीं रहेगी। किसके टूटने से? हिपोकैम्पस। वो टेम्परेरी को परमानेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो नई यादें बनेगी नहीं, ठीक है। टेम्पररी वाली तो मिटती चली जाएगी और परमानेंट बनेगी नहीं तो नई चीज़ें यादें डेवलप ही नहीं होगी हिपोकैम्पस के टूटने से। इज इट क्लियर? चल, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। नहीं? पक्का? मैं पूछ लूँ? 100%? चलो, क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। विच एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इमोशंस? इमोशंस को पैदा करने के लिए कौन सा एरिया जिम्मेदार है? जोर से बोलो। प्रीफ्रंटल नहीं है, वो कंट्रोल करने के लिए है। मैंने पढ़ाया ही नहीं है। इमोशंस को जनरेट करता है लिम्बिक सिस्टम। कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम। मैं फिर कह रहा हूँ, नर्सिंग में एक एक वर्ड का महत्व है। रेगुलेशन अलग चीज़ है, कंट्रोल अलग चीज़ है और जनरेशन अलग चीज़ है। चलो, क्वेश्चन छेड़ा तो जानकारी दे दूं। इमोशंस पैदा कौन करता है? लिम्बिक सिस्टम। इमोशन को कंट्रोल कौन करता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। एक आता है इमोशन का रेगुलेशन, हाइपोथैलेमस। इमोशन का कंट्रोल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इमोशन का जनरेशन, लिम्बिक सिस्टम। पैदा, कंट्रोल, रेगुलेशन। पोता, बाप, दादा। अरे हाँ या ना? यस सर। इस सीक्वेंस में यहाँ पैदा होता है, ये उसको कंट्रोल करता है और ये उसको भी कंट्रोल करता है, यानी रेगुलेट करता है। इज इट क्लियर? चल, वेरी गुड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।